ओहो। हेलो। ठीक है। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनाली और आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो है पैरालिसिस। पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है। आज हम पैरालिसिस के बारे में क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके केसेस पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उनको पैरालिसिस हो गया है तो क्या ये ठीक हो भी सकता है या नहीं। क्योंकि दिमाग में यही चीज होती है कि जब एक हिस्सा शरीर का या फिर शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर गया तो वापस काम करना शुरू कैसे करेगा। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पैरालिसिस का कारण। पैरालिसिस के केस अभी के टाइम पे इतने इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि बीपी और शुगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जब भी ब्लड प्रेशर के केसेस ज्यादा बढ़ेंगे, हाई ब्लड प्रेशर के केसेस ज्यादा बढ़ेंगे या फिर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, शुगर लोगों को ज्यादा होगी, डायबिटीज लोगों को ज्यादा होगी, तो हमारी सारी की सारी नस नाड़ियों को अंदर से कमजोर करता है, ब्लड वेसल को अंदर से कमजोर करता है। थोड़ा सा हम शुरू में समझेंगे कि कैसे हाई बीपी या फिर हाई शुगर हमारी वेसल्स को कमजोर करता है और कैसे आगे चल के वो कारण बनता है पैरालिसिस का। तो देखिए, जब भी बीपी बढ़ता है, पहले बीपी है क्या? प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। आर्टरी मतलब शरीर की धमनियां, खून ले जाने वाली धमनियां शरीर की, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। अब प्रेशर ऑफ ब्लड, मान लीजिए ये गोल आर्टरी है जिसके अंदर खून बह रहा है पाइप की तरह। जब जितना प्रेशर दीवार के ऊपर पड़ रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हम स्फेगोमेनोमीटर लगा के चेक भी करते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा प्रेशर दीवार के ऊपर पड़ता है तो उसको कह देते हैं हाई बीपी, यानी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। अब जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। अंदर से दीवारें कमजोर होती हैं, अगर जरूरत से ज्यादा प्रेशर बहुत समय तक पड़ता रहता है तो और ज्यादा वीक होनी शुरू हो जाती हैं, तो अंदर उसमें किसी भी तरह की इंजरी, वियर एंड टियर हो सकता है। जैसे कि बाहर अगर मैं हाथ पे बार बार रगड़ती रहूं तो क्या होगा, मेरा हाथ की ये सेल्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, खराब होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे ही वेसल्स के अंदर भी होता है। अब ये वेसल्स हर जगह है, मेरे हर एक बॉडी पार्ट तक खून यही पहुंचा रही है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। सॉरी, सॉरी। तो हमने हाई ब्लड प्रेशर की बात करी। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज। जब भी शुगर लेवल बढ़ता है, आप हमेशा चेक करते हैं, आप हाथ से चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से या फिर खून देते हैं और आपकी जांच आती है खून की, उसमें पता चलता है कि शुगर ज्यादा है खून के अंदर। जब भी शुगर खून के अंदर ज्यादा होगी तो फिर से वही चीज होगी, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून ले जाने वाली नाड़ियां हैं, वो अंदर से कमजोर होना शुरू हो जाएगी। कमजोर होंगी, फिर उसके बाद कभी बीपी बढ़ेगा तो एकदम से ब्रेन तक जो खून ले जा रही है हमारी वेसल, वो कभी कई बार ब्रस्ट हो जाती है। मतलब उसमें या तो एकदम से ब्रस्ट हो जाना, आप समझ रहे हो, मतलब फट जाती है, या फिर वहां पे क्लॉट बन जाता है। बार बार जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हाई ब्लड शुगर है, उसकी वजह से अंदर से एक जख्म बन गया। जैसे बाहर जख्म बनता है वैसे ही अंदर जख्म बन गया। जख्म बनने की वजह से अब इस बॉडी पार्ट तक, इस हिस्से तक खून नहीं पहुंचेगा। जिस हिस्से तक खून नहीं पहुंचा, वो हिस्से का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, मैं अगर अभी हाथ भी हिला रही हूं तो किस वजह से हिला रही हूँ, मेरे ब्रेन की वजह से। ब्रेन के साथ मेरा हाथ कनेक्टेड है, ब्रेन के साथ पूरी बॉडी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमें मोटर जो हमारा सिस्टम है वो चलता है, हमारी मसल काम करती है। अब क्या होगा,
अगर ब्रेन का वो हिस्से तक खून नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा जो मेरे हाथ को कंट्रोल कर रहा था, तो मेरा हाथ काम करना बंद कर जाएगा। पैर को कंट्रोल करने वाले हिस्से तक खून नहीं पहुंचा तो मेरा पैर काम करना बंद कर जाएगा। अगर एक तरफ का पूरा जो हिस्सा रहता है ब्रेन का, हेमिस्फेयर, अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर तक ब्लड नहीं पहुंचा तो राइट साइड का हिस्सा काम करना बंद कर देगा, राइट तक नहीं पहुंचा तो लेफ्ट का हिस्सा काम करना बंद कर देगा। ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है, क्योंकि पैरालिसिस के जो केसेस है वो सबसे ज्यादा 70 to 80% स्ट्रोक की वजह से ही, जो अभी हमने बात करी, ब्रेन तक खून ना पहुंचना, उसकी वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने ब्लड वेसल्स को अंदर से स्ट्रेंथन रखें। अगर आपको हाई बीपी है भी, हाई ब्लड शुगर है भी, तो आपको कैसे करना है इसको कंट्रोल? आपको पैरालिसिस के खतरे से आप कैसे बच सकते हो? जब आप ब्लड वेसल को अंदर से सही करोगे। अब कैसे करोगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे और साइंटिफिक बात करेंगे। साइंस ने ये चीज प्रूव कर दी है कि अगर आप अपने शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का अमाउंट बढ़ा दो, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प करती है हमें एंडोथेलियल सेल को वापस से नया बनाने में। पूरा शरीर जो है हमारा कोशिकाओं से बना है। आपको पता है सेल, कोशिका इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक कोशिका से धीरे धीरे करके हमारा पूरा शरीर बनता है। ब्लड वेसल, जो हमारी खून की धमनियां हैं, वो भी कोशिकाओं से बनी है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कोशिका से सबसे अंदर वाली वॉल बनी है। एंडोथेलियल सेल होती है वो, जिससे अंदर वाली हमारी वॉल्स बनती है। अगर हम एंडोथेलियल सेल को ही रिपेयर कर दें, नया बना दे, तो एक तरह से आपकी ब्लड वेसल नई बन गई, राइट? तो थोड़े थोड़े समय बाद ब्लड वेसल नई बनती रहती हैं। अगर हमारा हाई बीपी भी है पर हमने एंडोथेलियल सेल को अपने सही रखा है, तो बीपी बढ़ने की वजह से भी मुझे स्ट्रोक नहीं आएगा, बीपी बढ़ने की वजह से भी मेरी किडनी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आज हम जो स्ट्रोक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये सेम चीज होती है हार्ट अटैक में भी, ये सेम चीज होती है किडनी फेलियर में भी। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि उनका जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है या शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो आगे चल के उनकी किडनी इंपैक्ट हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है। होती सेम ही चीज है। किडनी तक अगर खून नहीं पहुंचेगा तो किडनी भी अपना फंक्शन खत्म कर देगी, अगर हार्ट तक खून नहीं पहुंचेगा तो हार्ट भी अपना फंक्शन खत्म या फिर कम कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा सा ये चीज समझी कि कैसे होता है पैरालिसिस, और पैरालिसिस को कंट्रोल कैसे करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, या पैरालिसिस को से रिकवर हम कैसे करते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से। जिनको, जितने भी लोगों को पैरालिसिस होता है, वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी फिजियोथेरेपी जरूर कराई जाती है, या फिर उनको एटलीस्ट सजेस्ट तो किया जाता है कि आपने फिजियोथेरेपी करनी है। फिजियोथेरेपी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे दिमाग के ऊपर, और कैसे हमारे न्यूरल पाथवेज, अब दिमाग था, दिमाग और मसल मेरा हाथ है, यहां तक पूरा नर्व्स का एक लाइन बनी हुई है, छोटे छोटे न्यूरॉन्स की एक लाइन बनी हुई है जो सिग्नल देती है। न्यूरॉन्स को वापस से काम पे लगाना पड़ता है हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाथ या फिर हमारे बॉडी का कोई हिस्सा जो भी काम करना बंद हुआ है वो वापस से काम करना शुरू कर दे। तो हम उस पाथवे को एक्टिवेट कैसे करते हैं? बॉडी का खुद का एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब न्यूरॉन्स का वापस से काम करना शुरू करना। जब भी अगर मेरा हाथ काम करना बंद किया तो मेरा शरीर को वो सिग्नल देता रहेगा कि हाथ काम करना बंद कर गया है, तो वापस से न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करो। अब उसमें डिपेंड करता है कि कैसा डैमेज हुआ है। क्या कोई इंजरी की वजह से अगर नस पूरी तरह से कट जाती है तो उसको सही नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर नस में डैमेज हुआ है खून ना पहुंचने की वजह से, तो वो धीरे धीरे करके रिकवर होनी शुरू होती है। अब शुरू के 6 महीने, 1 साल तक भी न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट रहती है, मतलब खुद से बॉडी अपने आप को हील करने की कोशिश करता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है साइनेप्सिस प्लास्टिसिटी। दो नसें, जो दो नर्व्स जो होती हैं, जो न्यूरॉन्स हैं दो, वो आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे वो चेन बनाते हैं और उससे पूरी नर्व बनती है। अब ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं, जहां पे ये जुड़ता है। जब भी खून नहीं पहुंचा हमारी नर्व्स तक, तो क्या हुआ, ये साइनेप्सिस ने काम करना बंद कर दिया। तो सबसे पहले न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक स्टेप होता है कि वो इन साइनेप्सिस को वापस से स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है सिग्नल्स का, उसको स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, अब वो स्ट्रेंथन कैसे करेगा? आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी में हमसे ये चीजें कराई जाती है, मतलब मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, दूसरे हाथ से हमें बोलते हैं कि इस हाथ को काम पे लगाओ, राइट? या फिर जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट होता है या घर पे आपके कोई इंसान होता है जो आपको, जिनको सिखाया गया होता है, उनको बोला जाता है फेक करो, खुद हाथ को मूव करने की कोशिश करो, बॉडी को मूव करने की कोशिश करो। जब हम बॉडी को मूव करने की कोशिश करेंगे उस समय ये सिग्नल जाएंगे हमारे ब्रेन की तरफ। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिग्नल उस समय जाएगा, इसीलिए फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको जरूर इंक्लूड करनी है। तो पहला स्टेप तो हो गया जो वो करेगा,
साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, ये किस केस में होता है? जहां बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, जहां थोड़ा ही डैमेज हुआ है। उसके बाद अगर मान लो ये जो हमारे दो न्यूरॉन्स थे, हमने शुरू में बात करी कि ये साइनेप्सिस है, साइनेप्सिस एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ रहा है। तो अगर न्यूरॉन हमारा डैमेज ही हो गया है, यहाँ पे पाथवे नहीं जा पा रहा है, यहाँ से सिग्नल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? न्यूरॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे अपने सामने, तो उसका एक सर होता है, हेड होता है, और हेड से उसके एक्सॉन निकल रहे होते हैं। तो वो क्या करता है? नए एक्सॉन बनाना शुरू कर देता है। तो ये वाला न्यूरॉन मान लो मेरा काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? इधर जो न्यूरॉन होगा, दूसरा न्यूरॉन, उससे ये काम लेना शुरू कर देगा, और यहां से बाईपास करके सिग्नल दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। लेकिन होगा ये उसी केस में जब हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब हम फिजियोथेरेपी करते रहेंगे। फिजियोथेरेपी के अलावा एक और चीज होती है आयुर्वेद के अंदर, जिसको हम कहते हैं विदकर्म या फिर अग्निकर्म। विदकर्म में हम क्या करते हैं? मान लीजिए किसी की न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट नहीं हो रही, दिमाग तक ये सिग्नल नहीं जा रहे, वहां पर हमें नसों को स्टिमुलेट करना पड़ता है खुद से। तो आपने देखा होगा एक्यूपंक्चर के बारे में, आपने सुना होगा। एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं? एक निडल लेते हैं और उससे कुछ जगह पे पंक्चर किया जाता है। ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है, लेकिन आयुर्वेद में इसको सेम तरह की टेक्नोलॉजी होती है, जिसको हम विदकर्म कहते हैं। सेम होती है क्योंकि उसमें पंक्चर किया जाता है, लेकिन लोकेशन अलग अलग होती है। वहां पे हम ये चीज देखते हैं कि कौन से नर्व को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। अब मान लीजिए मेरा हाथ काम करना कम कर गया है या बंद कर गया है, तो हाथ के कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जहां से नर्व स्टिमुलेट हो सकती है, वहां पर हम लोग विदकर्म करते हैं, जिससे ब्रेन तक वापस वो सिग्नल जाना शुरू करते हैं। या फिर दूसरी चीज की जाती है अग्निकर्म। जिनको ज्यादा डैमेज हो गया है उनको अग्निकर्म किया जाता है, क्योंकि अग्निकर्म डीप टिश्यू तक पहुंच सकता है, डीप नर्व्स तक पहुंच सकता है और उसको स्टिमुलेट कर सकता है। अग्निकर्म आप नाम से थोड़ा समझ गए होंगे, अग्नि मतलब आग, और कर्म जिसमें हम क्रिया करते हैं। तो हम कुछ मेटल्स होती हैं, वो भी स्पेसिफिक मेटल धातु होती हैं, स्पेसिफिक धातु, जिनको गर्म किया जाता है आग के ऊपर, और फिर कुछ बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर लगाया जाता है, ताकि वो नस को अंदर तक जाके स्टिमुलेट कर सके, ताकि वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाए। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं हॉस्पिटल में, हम ट्रीट करते हैं उनको, अग्निकर्म करते हैं, विदकर्म करते हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी अभी, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे हम नर्व्स को स्टिमुलेट करके बॉडी को वापस से फंक्शनिंग उसकी एक्टिवेट कर सकते हैं, वापस से उसको काम पे लगा सकते हैं, अपने मसल्स को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा चीज, अगर मान लीजिए पूरी तरह से डैमेज हो गया है ये न्यूरॉन और यहाँ के सारे न्यूरॉन्स, तो उस केस में क्या होता है? ब्रेन का अगर कोई हिस्सा, ब्रेन की ही हम बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रेन से शुरू हुआ है, ब्रेन का मान लीजिए एक हिस्सा काम करना पूरी तरह से बंद हो गया है, तो ब्रेन क्या करता है? अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेटेड रखते हैं, तो वो साइड वाले हिस्से को उसी काम पे लगा देता है, जो उसका काम नहीं था, बट जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसका काम दूसरा बॉडी का पार्ट, दूसरा ब्रेन का पार्ट करना शुरू कर देता है। इतना ज्यादा पावरफुल है न्यूरोप्लास्टिसिटी, अगर इसको अच्छी तरह से अप्लाई किया जाए, अच्छी तरह से स्टडी किया जाए। अभी आपको एक और चीज मैं बताना भूल गई, ये हमारा नंबर है 7710371037। इस वेबिनार के दौरान हम क्वेश्चंस भी लेते हैं, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इस तरह से हैंड रेस करना रहेगा, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन रहेगा हैंड रेस करने का। हैंड रेस जब आप करेंगे, हम आपका नाम लेंगे। अभी आपके पास माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं होगा, उसके बाद हम आपको माइक अनम्यूट करने का यहाँ से परमिशन देंगे, माइक अनम्यूट करके फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको, आप में से किसी को भी अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है या फिर हमसे कांटेक्ट करना है, तो आप इस नंबर पे एक तो कॉल कर सकते हैं, दूसरा इस पे व्हाट्सएप का फैसिलिटी है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कॉल करने की जगह हमें व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि आप तीन चीजें हमें भेज सकते हो। पहला, अपनी रिपोर्ट देख लेंगे हम, रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता देंगे। दूसरा, एक छोटा सा वॉइस नोट, जैसे मुझे ये समस्या है, इतने समय से हुई थी, अभी तक मैं ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट, चाहे अंग्रेजी ट्रीटमेंट चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, मुझे इतना इंप्रूवमेंट है, मेरे परिवार में पहले भी किसी को ये समस्या थी, वो सब चीजें एक शॉर्ट सा नोट, 1 से 3 मिनट का नोट आप हमें भेजेंगे, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि हम आपको कौन से डॉक्टर को आपका केस सौंपे, जो आपकी प्रॉब्लम में एक्सपर्ट होगा, आपकी प्रॉब्लम को समझने में, आपकी प्रॉब्लम को ट्रीट करने में एक्सपर्ट होगा। तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तीसरी चीज हमें चाहिए होती है जीभ की फोटो। मुंह खोल के जीभ बाहर की तरफ को प्रोट्यूड करके एक आपने अच्छी सी क्लियर सी फोटो भेजनी है। कल भी मैंने फोटोज मांगी थी, कल वाले वेबिनार में मेरे पास आई भी, लेकिन वो क्लियर नहीं थी। जब तक फोटो क्लियर नहीं होगी, मुझे समझ नहीं आएगा कि असल में रूट कॉज क्या है। जीभ से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं आपका डाइजेशन इस समय खराब तो नहीं है।
अगर डाइजेशन खराब है तो कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आप दवाइयां खा रहे हो या फिर आप खाना खा रहे हो, तो वो खाना या दवाई में से जो चीजें हमें चाहिए, खाने में से हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, दवाई में से हमें उसकी मेडिसिनल पावर चाहिए होती है, वो हमारे शरीर तक तब तक नहीं पहुंचेगी अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं होगा। पहले डाइजेशन को ठीक करना पड़ता है बहुत सारे केसेस में। इसलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जब भी चलता है तो हम साथ साथ में पेट को ठीक करने वाली दवाइयां भी देते हैं। आई कैन सी हैंड रेज किया है किसी ने, तो हम आपको परमिशन देंगे अभी माइक अनम्यूट करने का, उसके बाद आप हमसे बात कर पाएंगे। क्या नाम है जी? से हो गया है सुख रसायन। जी पुरुषोत्तम जी, हमने आपको परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का। आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। सीमन के सप्रेशन से स्मरी, क्या लिखा है इन्होंने? पुरुषोत्तम जी, आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। आई कैन सी आपने हैंड रेज किया है, लेकिन अगर आप माइक अनम्यूट नहीं करेंगे तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंचेगी। आई गेस पुरुषोत्तम जी को आई गेट उनको पता नहीं है कि माइक अनम्यूट कैसे करना है, इसलिए उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमने एक दो और लोगों को भी परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का। आप माइक अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। क्या नाम है? नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्कार कामिनी जी। मैडम मेरे मम्मी को अभी जून में 2 साल हो जाएगा पैरालिसिस होके। जी। तो उनके अगर मतलब पैर में अगर हम टच भी कर दें ना तो उनको ऐसा फील होता है कि कोई टच कर रहा है। ठीक है। बट उनका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग चलता ही नहीं है, मतलब चल नहीं पाती है, बेड पे ही है अभी तक। ठीक है, उनको पहले बीपी या शुगर का कोई प्रॉब्लम था? नहीं मैम, पहले तो कुछ नहीं था। हम्म। अचानक ही उनका हाई बीपी हुआ और डायरेक्टली पैरालिसिस ही हो गया। ठीक है, अभी बीपी की कोई दवाई चल रही है उनकी? जी मैम, चल रही है। ठीक है। एक तो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की कि जब भी बीपी बढ़ा हुआ है, अभी दवाई चल रही है, इसका मतलब अभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हो सकता है कि उनका। मैम सुनिए ना, उनको ना हाँ जो बीपी की दवा है ना वो लाइफ टाइम चालू रखने के लिए बोला है, हाँ हाँ, इसीलिए वो हम बंद नहीं कर रहे हैं। मैं समझ गई, पर अगर उनको हमें पूरी तरह से ठीक करना है ना मैम, तो हमें उनकी केमिकल बेस्ड जो मेडिसिन है उनको बंद भी करना पड़ेगा, और साथ साथ में हमें मेडिसिन बंद करके उनका बीपी नॉर्मल लाना पड़ेगा। तब जाके बॉडी हील होगी अंदर से। आप खुद साइंस समझिए ना, जब तक हमारी कोई केमिकल बेस्ड मेडिसिन चल रही है वो लिवर तक जा रही है। बीपी की मेडिसिन जब हम 3 महीने से ज्यादा लेते हैं, या कोई भी केमिकल बेस्ड मेडिसिन 3 महीने से ज्यादा लेते हैं, वो हमारे शरीर में जाके डिजेनरेशन करती है। केमिकल कभी भी लंबे समय तक हमें बेनिफिट नहीं कर सकता। अब अगर हमें किसी चीज को रिकवर करना है, ठीक करना है, तो हमें सेल्स को वापस से रिन्यू करना पड़ेगा। पूरी बॉडी कोशिका से बनी है, तो नई कोशिकाएं बनानी पड़ेंगी ना शरीर के अंदर, तभी ठीक होगा। जब तक जी मैम। टॉक्सिक बॉडी के अंदर जा रहे हैं, केमिकल जा रहे हैं, तब तक नई कोशिकाएं नहीं बनती है। मैं आपका कंसर्न समझती हूँ, बीपी को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन बीपी को हम केमिकल के बजाय नेचुरल मेडिसिन से कंट्रोल करें तो ज्यादा बेटर है। तो हमारे पास शुद्धि डॉक्टर बीपी करके एक मेडिसिन है। ठीक है, तो एक तो आप वो मेडिसिन लेना शुरू कर देना। साथ में आपने क्या करना है, अपनी मदर के नाक में ये नस्य ड्रॉप होती है, ये आपने दोनों नॉस्ट्रल में रात को सोने से पहले 2-2 बूंदे दोनों नॉस्ट्रल में डालनी है। तीसरी चीज, एक मैं आपको अभी वीडियो दिखाती हूँ, कौन सी थेरेपी उनकी हमें करानी पड़ेगी वो आपको समझ में आएगा उस वीडियो से। उसके लिए जी आपको हमारे हॉस्पिटल में या किसी भी पंचकर्म के हॉस्पिटल से आप करवा सकते हो। एक बार देख लीजिए वीडियो। डॉक्टर पाटिल एक थेरेपी कर रहे हैं। तो थेरेपी आप देख रहे होंगे कि बैक पे कुछ तो हथौड़ी टाइप ले रहे हैं और उसको लगा रहे हैं। डॉक्टर पाठक में बताएंगे कि ये क्या थेरेपी है और किस क्या इससे पेशेंट को बेनिफिट हुआ है। नमस्ते। ये अग्निकर्म हम अभी इनको कर रहे हैं और अग्निकर्म के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। जिनको सर्वाइकल पेन होता है या बैक पेन होता है या नी पेन होता है, कोई भी बॉडी में पेन है उसमें ये किया जाता है और उसके 100% इसका रिजल्ट आता है। पूरी तरह से पेशेंट को अगर 4-5 दिन कंटिन्यूसली किया तो वो पूरी तरह से उनको आराम आ जाएगा इस थेरेपी को करने से। तो सर जैसे आप कुछ हाथ में ले रहे हैं, मतलब क्या ये इसको गर्म करते हैं या कैसे, उसके बाद आप शायद एलोवेरा भी लगा रहे हैं, तो क्या प्रोसेस है उसका? ये हीट किया जाता है और गर्म करके, काफी गर्म, पहले हम खुद से अपने आप पे चेक करते हैं कि वो कितना हीट है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं
हमने मार्कर से उस पर टिक किया हुआ है कि इतने पॉइंट्स पे हमें करना है। और ये काफी गर्म है शलाका, और जैसे ही हम वहाँ पे टच करते हैं तुरंत ही हम उस पे एलोवेरा लगाते हैं ताकि उनको जलन ना हो और वहाँ पे कोई भी स्पॉट ना पड़े। ओके डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो जो बनाई थी ये वैसे पेन के हिसाब से बनाई थी, इसलिए उन्होंने इसमें पेन की बात करी है, लेकिन ये सेम थेरेपी हम करते हैं पैरालिसिस के केस में। अब ये जो बच्ची के ऊपर ये थेरेपी हुई है ना, आप इसका वीडियो भी देखो, इसको क्या प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे आने के बाद आज मेरा 4वां दिन है, मैं आज 4th डे है मेरा, मैं आज चल रही हूँ। इम्प्रूवमेंट मुझे फर्स्ट डे से मिल गया था। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और इसमें मौजूद हूं मैं हिम्स मेरठ में। मेरे साथ एक बच्ची है और एक स्पेशल केस है। इनका ये जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ये बहुत सारे लोगों के लिए वरदान हो सकता है। मैं शुभाशिता घोष हूँ, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और मैं 18 ईयर्स की हूँ। ठीक, तो अभी आप हिम्स में आए हुए हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। जानना चाहता हूँ क्या कुछ प्रॉब्लम थी आपको जो यहाँ पर आपको आना पड़ा? मैं पैरालाइज हुई थी एकदम। 1 तारीख से मेरा पैरालाइज स्टार्ट हुआ था। पहले मुझे हेडेक हुआ, फिर मैं जब बिस्तर से उठने लगी अचानक गिर गई, फिर मुझे पकड़ पकड़ के चलना पड़ा, पैर चल नहीं रहे थे। 3rd फ्लोर पे रहती है, उधर से उतरने में बहुत दिक्कत हुई, 2 घंटा लग रहा था ऐसा। फिर डॉक्टर आए, एलोपैथी में जैसे होता है एडमिट करा दिया। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अगस्त के मैं एलोपैथी में एडमिट थी। हाँ, वहाँ पे मुझे सलाइन दी गई बहुत सारी, जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा पेनफुल था। और ऊपर से वो लोग पकड़ भी नहीं पाए कि मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ। और वो उनकी दवा भी इतनी स्ट्रांग थी जिससे मैं भूलने लग गई थी, सब कुछ याद नहीं रह रहा था मुझे। मेरे बड़े नानू छोटे नानू बीआरसी बहुत देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो एक बार ये भी आजमाते हैं, देखते हैं। तो घर पे हमने डीआईपी डाइट स्टार्ट किया, 0 वोल्ट का बेडशीट भी मंगवाया, सब कुछ किया। तो मेरा गले से पैर तक पूरा पैरालाइज था, बट वो सब फॉलो करने के 1 मंथ बाद मेरे हाथ चलने लगे। फिर मैंने देखा कि इतना कुछ हो रहा, फिर नानू, बड़े नानू छोटे नानू वो लोग बोले कि चलो एक बार वहीं पे देखते हैं, बात करते हैं, जा सके तो उन्होंने इनके साथ कांटेक्ट किया, इन्होंने बुलाया हमें यहाँ पे। तो हम आए और यहाँ पे आने के बाद आज मेरा 4वां दिन है, मैं आज 4th डे है मेरा, मैं आज चल रही हूँ। इम्प्रूवमेंट मुझे फर्स्ट डे से मिल गया था, मैं व्हील चेयर पे आई थी यहाँ पे, और आज 4 दिन है मैं यहाँ से चल रही हूँ। मतलब चौथे दिन में ही आप? तो इनको, ये बच्ची ना मेरे सामने ही आई थी जब मैं मेरठ में ओपीडी कर रही थी, उस समय आई थी। डॉक्टर मोनू पाठक से हमने पूरा डिस्कशन किया, उनके पास ये केस गया, और उन्होंने, डॉक्टर मोनू पाठक थे जिन्होंने पहले वो थेरेपी वाला मैंने आपको दिखाया ना, जो थेरेपी कर रहे थे वो डॉक्टर मोनू पाठक थे। तो वो एक्सपर्ट हैं विद्धकर्म के, अग्निकर्म के, और वो इस तरह की थेरेपी करते हैं जहां पे हम नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह होते हैं बॉडी के अंदर पार्ट्स, जहां पे वो आयुर्वेदा की बुक्स में लिखा हुआ है कि इन पार्ट्स में हमने थेरेपी करनी है, जिसकी वजह से नर्व को सिग्नल जाएगा वापस से न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट करने का। इसमें ना पीजीआई में भी काफी ज्यादा रिसर्च हुई है सेम चीज के ऊपर। जैसे उन्होंने नर्व कंडक्शन स्टडी करी, साथ साथ में जब उन्होंने विद्धकर्म किया, उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी हायर किया था, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को नर्व कंडक्शन स्टडी करते हुए विद्धकर्म देखा किया, और देखा कि कितने जल्दी नर्व के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। सेम अग्निकर्म किया और देखा कितनी जल्दी नर्व के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर पहले से भी हैं। ठीक है, तो ये थेरेपी हमें करनी पड़ती है बहुत सारे केसेस में जहां पे न्यूरोप्लास्टिसिटी डीएक्टिवेट हो गई है। कहां पे डीएक्टिवेट हो जाती है? जब 6 महीने हो गए हैं या 1 साल से ऊपर हो गया है ना, 1 साल के बाद बॉडी का खुद का न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो मैकेनिज्म होता है वो डिमिनिश हो जाता है, वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। वहां पे हमें बाहर से करना पड़ता है काम। अगर 6 महीने का समय है अभी आपके पास, 1-2 महीने ही हुए हैं आपको पैरालिसिस हुए, तब तो बॉडी कर रही है काम। वहां पे हम थेरेपी से, नॉर्मल फिजियोथेरेपी से, मेडिसिन से अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में हमें कॉजेटिव फैक्टर पे भी काम करना पड़ता है। अगर कारण परसिस्ट करता है तो प्रॉब्लम वापस से बढ़ जाएगी, तो हमें कारण के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अगर कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे भी कारण होगा, वो आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि इन केस अभी हम ठीक करें और कल को वापस से बीपी बढ़ जाए, फिर से प्रॉब्लम ना हो जाए। आयुर्वेदा में हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं और होल बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं, कोई एक चीज का नहीं करते। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर प्रॉब्लम हुई थी पहली बार तो वो किस वजह से हुई थी, उसी के ऊपर काम कर दे, ताकि आगे चल के वापस भी कभी ना हो। जी मैम, थैंक यू।
हाँ जी, तो आपको एक चीज समझ में आई कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा अगर 2 साल हो गए हैं, वहां पे थेरेपीज होंगी और हम डाइट जी की भी जी। बताएंगे, वो तो आपको मैम मुंबई में आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है? मुंबई का हम आपको एड्रेस भेज देंगे प्रॉपर। मुंबई में थाने में हमारा हॉस्पिटल है, अंधेरी में भी है, थाने में हमारा बड़ा सेंटर है जहाँ पे थेरेपीज होती हैं ये सब। तो ओके। आप वहां पे आ सकते हैं। बाकी प्रॉपर एड्रेस हम आपको गूगल मैप का भी भेजेंगे। आप एक काम करो, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो, हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है, वो आपके नंबर नोट डाउन करके आपको मैसेज करेगी। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी, एक तो वो आपको मिल जाएगी। दूसरा हम क्या करते हैं, मान लो आप एकदम से हॉस्पिटल नहीं विजिट कर सकते हो, तो हम आपकी डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन करा देते हैं पहले ही। अभी तो मैं आपको ओके। देख नहीं पा रही हूँ, आपकी मदर को देख नहीं पा रही हूँ। जो पेशेंट होता है उससे हम डॉक्टर की 101 वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, ताकि हमें और केस अच्छे से समझ में आ जाए। आपके लिए जो सबसे बेहतर है वो चीज फिर हम आपको हिसाब से बता दें। और दूसरा, हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट भी पहले बुक करा दें, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है, आप सुबह चले जाते हो बट इतनी भीड़ होती है कि नंबर नहीं आता, फिर से जाना पड़ता है। तो वो चीजें जी ना, मैम। उसके लिए हम पहले ही सारा सॉर्ट कर देते हैं। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। मैंने मेरा नंबर डाल दिया है मैम, ठीक प्लीज है, मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोलिएगा। श्योर श्योर श्योर। सबके नंबर नोट डाउन हो रहे हैं। जैसे नंबर नोट डाउन होगा ना, हमारी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आएगा, उसमें आपने सब चीजें बता देनी है अपनी कि आपको क्या क्या चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार। पार्था दास जी, आई कैन सी आपका माइक अनम्यूट है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैडम मेरे को 1.5 साल हो गया। हाँ 1.5 साल पहले मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हाँ, हाँ ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, मेरा लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ था। ठीक है, मैं 2 महीने के लिए पूरा बेड रिटर्न था। दो ठीक महीने है, के बाद मैं चलना शुरू किया था। हाँ। ग्रेट, ठीक है। चलते टाइम पर मेरा बाएं वाला पैर घूम हम्म, घूम कर बैठा था, मैंने थोड़ा फैल कर उसके बाद हाँ, सीधा था। तो ठीक है। वो चीज कम गया। और अभी हम्म, चलते टाइम पर थोड़ा अप डाउन लग रहा है। और मेरा उंगलियों में जो फ्रीनेस नहीं है, जो उंगली मेरा हो बाएं तरफ जो हाथ का उंगली जो है उसमें उतना फ्री नहीं है उंगली में, थोड़ा गल जकड़न है उसमें। आपकी आवाज ना बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है, मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हो सकता है कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो हेलो। हम एक, हेलो, और एक बोल दूंगा क्या? मिस्टर दास, एक काम करो, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो, हम आपकी 101 वीडियो कंसल्टेशन करा देते हैं। उसमें आप सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना आराम से, और अपनी रिपोर्ट भी भेज देना। आपने स्ट्रोक, मुझे इतना समझ में आया कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 1.5 साल पहले, यस मैम। है ना? और आपका लेफ्ट साइड का बॉडी उस समय फंक्शन करना बंद कर गया था, राइट? और मैम थेरापी में क्या हूँ, और उड़ीसा में जो ओपीडी सेंटर है उड़ीसा में भुवनेश्वर में, वहाँ हाँ के मेडिसिन भी लिया हूँ, चल रहा है वहाँ मेडिसिन भी चल रहा है। जो हाँ न्यूरो हाँ, मेदाटॉनिक चल रहा है, और ठीक है, न्यूरोगिन जो होम्योपैथी वाला ये है वो भी चल हाँ रहा हाँ, है। ठीक है। वो मेरे कम से कम 8 7 8 महीने से चल कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अभी जो जो फंक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम रह गया है, अगर मूवेबिलिटी थोड़ी सी कम हो रखी है, या फिर आपको रिस्ट्रिक्ट हो रखा है, पूरी तरह से मूव नहीं होता है जॉइंट्स आपका, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वहां पे आयुर्वेद के हिसाब से वात बढ़ जाता है। इवन अगर किसी चीज का डिजेनरेशन भी हो रहा है, मान लीजिए नर्व भी हमारे अच्छे से काम नहीं कर रही है, नर्व को अच्छी तरह से पोषण नहीं मिला, तो वहां पे भी हमारा वात बढ़ा रहता है। आपने मुझे ये बोला कि आपका ज्वाइंट पूरी तरह से मूव नहीं होता, राइट? हाँ जो मतलब उंगलियों का, बेसिकली उंगलियों का, हाँ, जो उंगलियों में तो उतना फ्री नहीं है, जो नॉर्मल उंगली से मूवमेंट करता है, उंगली में ठीक तो है, जकड़न होता है तो। ठीक है, समझ गई, कोई बात नहीं। एक तो अभी मैंने पहले भी बताया था एक पेशेंट को, एक तो आपने डॉक्टर नस्य, अच्छा। नस्य ओके। ये हमारे नाक में डालने के लिए है, ठीक है? रात को सोने से पहले आपने 2 2 बूंदे दोनों नॉस्ट्रल में डालनी है। अब हम इससे एक चीज समझेंगे, एक तो जब हम बॉडी की ऑयलिंग करते हैं, ब्रेन की ऑयलिंग करते हैं ना, तो पूरी बॉडी का वात दोष कम होता है। जहां पे भी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ रखी होती है उसको ये ठीक करते हैं, कोग्निटिव बिहेवियर को ये ठीक करता है, याददाश्त को ये इंप्रूव करता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो ब्रेन से ही शुरू हुई थी। तो हमें ओके। ब्रेन सेल के ऊपर काम करना है, ठीक है? तो एक तो घर पे आप डॉक्टर नस्य अगर आपको नहीं मिलता है, तो आपने क्या करना है, जो बादाम का तेल होता है, बादाम बादाम तेल। रोगन, है ना, बादाम रोगन तेल, एक सर पे लगाने वाला होता है, वो नहीं, बादाम रोगन कोई अच्छी सी कंपनी का, उसको भी आप दोनों नॉस्ट्रल में 2 2 बूंदे डालेंगे। बीच इससे में देसी गाय का घी लगा रहा था, नाक में यस, डाल रहा देसी था। गाय का घी भी डाल सकते हैं अगर आपको सही घी मिल रहा है तो, सच हाँ में। प्योर देसी गाय के। बहुत अच्छी बात है, वो भी आप डाल सकते हैं। साथ में एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डालिए, हम आपकी रिपोर्ट मंगवाएंगे, रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे प्रोग्नोसिस क्या है आपका। अब 1.5 साल हो गया है, 1 साल तक तो बॉडी बहुत अच्छी रिकवर करती है, 1 साल के बाद ना रिकवरी प्रोसेस कम हो जाती है धीरे मैं धीरे। चल फिर रहा हूँ, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ पर जी, चलने के टाइम में थोड़ा अप डाउन लग रहा है।
ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए, हम आपकी और एक बात है, बात को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका है? बात को जो बोल रहे, बात को ये करने के लिए नहीं, मुझे बात, समझ नहीं आया, फिर बात को कम करने के लिए क्या करना चाहिए ये बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, नेचुरली क्या करना होगा? एक तो मैंने आपको बता दिया, ऑयल का यूज करते हैं हम हमेशा। तेल जो है वो वात को कम करता है, तो एक तो हम नॉस्ट्रल में डालते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, पैर के तलवों पे लगाते हैं। ये दो जगह, पैर के तलवों, नाक और नाभि, ये जगहें हैं जहां से आपकी पूरी बॉडी अब्सॉर्ब करती है चीजें। अगर आप यहाँ पे तेल लगाते हो, तेल का यूज करते हो, तिल का तेल वात दोष के लिए सबसे अच्छा रहता है वैसे तो। तिल का तेल, ओके। सेसेमे सीड का जो तेल होता है वो वात दोष के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो रात को सोने से पहले आपने अपने पैरों पे भी तेल की मसाज करनी है, तिल के तेल की। नाभि पे जरूर लगाना है तेल डेली, नहाने के बाद भी और रात को सोने से पहले भी। तो जब आप नाभि पे तेल लगाएंगे तो आपने क्या करना, 10 बार नाभि के अराउंड आपने क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करनी है। ओके, ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं, बाकी खाने में भी बहुत सारी चीजें होती है। अभी जैसे आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालेंगे तो हम आपके लिए एक डॉक्टर अपॉइंट करेंगे जो आपको देखेंगे। देख के भी हमें इतना पता चल जाता है कि बॉडी का टाइप किस तरह का होगा, जीभ की फोटो देखेंगे उससे भी हमें पता चलेगा। फिर हम आपको बताएंगे कि खाने पीने में क्या क्या चेंज करना है आपने, जिससे आपके दोषाज इम्बेलेंस जो हो रखे हैं वो सही हो जाए। ठीक है, तो और एक वो, बार मैडम, जो थेरेपी वाला दिखा है वीडियो, हाँ जो हाँ, वो कौन सा थेरेपी, उसका नाम क्या है? अग्निकरम कहते हैं उसे, वो हमारे अग्निकरम, हॉस्पिटल्स में होता है जी, जो बड़े हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे वो होता है, जहाँ पंचकर्मा एक्सपर्ट्स हैं। अग्निकरम, ओके ओके। ये हर जगह में नहीं होता है, मेरे प्राइवेट में भी कहीं नहीं पे होता है ये। सब जगह पे नहीं होता, इसके लिए जो डॉक्टर होते हैं ना वो एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने अलग से सीखा होता है ये चीज। अग्निकर्म, ओके हाँ ओके। जी, जी, ओके, थैंक यू मैम, मैं नंबर दे आप लोग से दे दिया हूँ। श्योर श्योर श्योर, ठीक है जी, नमस्कार। थैंक यू मैम। ओके, प्रिंस यादव, प्रिंस जी हमने आपको परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी और को भी दे दो, कौन है? हम उतना नहीं सोच रहे हम उधर। जी संतान जी, आई कैन सी आपने माइक अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं, बाकी का वो कर देना ना, म्यूट अनम्यूट यस ना हो मैम, जाए फिर दो की बात है। कर दो। यस मैम, मैं बोल रहा था, जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। मैम, मैंने शादी किया है 2023 में, हाँ हाँ, बट वाइफ जो है ना वो कंसीव नहीं कर पा रही मैम। और ठीक, मैंने चैट में ये मैसेज भी किया था। हाँ हाँ, तो है क्या है ना, हमारे इधर में मैं वाइफ को बोला कि अरे होगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। बट गांव समाज में क्या होता है मैम, कोई लेडीज लोग बैठी तो बोल दिया बांझ है, ये है वो है, तो वाइफ लोग नहीं समझती हैं, तो वो सब टेंशन होता रहता है। तो मैंने देखा कि आयुर्वेद से, और मैं आयुर्वेद को फॉलो भी करता हूँ मैम, जी, क्योंकि 10 साल 15 साल पहले मुझे भी बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी। और जी, मैं आयुर्वेद से ही फॉलो करता हूँ। और डॉक्टर विश्वरथ चौधरी जी का जो डाइट चार्ट है, ये सब चीज मैं करके आज खुद को बहुत मेंटेन किया हूँ। अरे वाह, क्योंकि बहुत हम अच्छा। लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं मैम, यहाँ बिना मीट मछली का काम नहीं चलता। आई नो, बट 20-25 साल से ज्यादा हो गया मैम, मैंने मीट मछली पूरा छोड़ चुका हूँ। और अरे जैसे पैकेट फूड जो होते हैं, जी, मैंने एक तरह से मैं बोला जाऊँ तो मैं आचार्य जी बोले या डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर को बोले, मैं उनको पूरी तरह से फॉलो करता हूँ मैम। समझ गई। अब अगर जहाँ पे बात आती है आपकी मिसेज की, म्यूट कर देना, वो म्यूट कर देना। सबसे पहले आपकी वाइफ की बात आती है तो पहले हमें ना उनकी थोड़ा सा उनका माइंड मेकअप करना पड़ेगा, मतलब उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ताकि उनके दिमाग में जो चीजें, अब आपने एक वर्ड बोला कि उनको बांझ बोल दिया किसी ने, इस तरह की चीजें बोल देते हैं तो वो दिमाग में बस जाती है। ये ना विमेन जी को बहुत ज्यादा तोड़ देता है अंदर से। अब क्या है कि जहां पे हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, अगर किसी को भी स्ट्रेस है, जो हमारे फीमेल्स के हार्मोन होते हैं ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये दो ऑर्गन है हमारे ब्रेन के अंदर जहां से बेसिक प्राइमरी हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर प्राइमरी हार्मोनल रिलीज में प्रॉब्लम आ गई, मतलब अगर हमें स्ट्रेस है तो हार्मोनल रिलीज वहीं से खराब हो जाएगा, तो आगे चल के भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ मेडिसिन से नहीं होगा, हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे। एक मैं आपको एक अच्छी चीज बता देती हूँ कि हम यहाँ पे, हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, मतलब एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है, डाइटिशियन भी है। ये सब चीज का कॉम्बिनेशन करके हमने शुद्धि गर्भ धारण डिपार्टमेंट बनाया है,
गर्भधारण है ही इसी चीज के लिए कि जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी की समस्या है, उनको हम होलिस्टिकली ट्रीटमेंट देते हैं। अब एलोपैथी की जरूरत हमें कहाँ पड़ जाती है? जहाँ पे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है रूट कॉज को ढूंढने के लिए कि कारण क्या है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। प्लीज आप उसमें शुद्धि गर्भधारण मतलब जीडी लिख दीजिएगा, अपना नंबर लिख के आगे जीडी लिख दीजिएगा। हम डायरेक्टली आपका नंबर अपने गर्भधारण डिपार्टमेंट में भेज देंगे और वहां से आपको अभी कॉल भी आ जाएगी। वहां पे आप सारी बातें कर लीजिएगा। अपनी वाइफ की बात डॉक्टर मिताली से करवा दीजिएगा। डॉक्टर मिताली किसी डॉक्टर को अभी वो चैट उस डिपार्टमेंट चैट को संभालते चैट हैं। चैट में देना होगा क्या? जी चैट में जीबी लिख करके अपना नाम नंबर देना होगा? हाँ, चैट में अपना नंबर लिख लीजिएगा और जीडी लिख दीजिएगा। गर्भधारण का शॉर्ट फॉर्म मैं एक बता रही हूँ कि जीडी लिख दीजिएगा, तो डायरेक्टली गर्भधारण डिपार्टमेंट में हम आपका नंबर जो है इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके सर, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार मैम। इनका नाम क्या था? संतान ना? ठीक है, और किसको परमिशन है? प्रिंस यादव जी, आई कैन सी आपने माइक अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मैं अब शुरू से बताता हूँ। मेरे एक चाचा हैं, तो उनको अराउंड 10 to 12 ईयर पहले उनको धीरे धीरे पैरालाइज हुआ था। तो ठीक है। स्टार्टिंग में पहले उनका राइट हैंड, जो राइट हैंड थंब है, हाँ हाँ। वो धीरे धीरे मतलब वाइब्रेट करना, हल्का अप डाउन करता रहता था। ठीक है तो अराउंड 1-2 महीने बाद फिर उनका पूरा हाथ हुआ। अब धीरे जी। धीरे मतलब 3-4 साल बाद पूरा हाथ से लेके पूरा दाहिना एक पैर एक हाथ हुआ। जी। फिर उसके बाद कवर करते करते अब पूरी बॉडी पे हो गया है। तो अराउंड वो मतलब आयुर्वेदिक दवा करते हैं यहाँ से बेंगलोर से। तो उसमें जैसे कपी कच्छू ये सब दवा है, झंडोपा ये सब चलता है, ये सब आयुर्वेदिक दवा है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये सब चलता है। तो मतलब अगर उनका ड्यूरेशन है 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, फिर रात को 9 बजे, जब इतने टाइम पे दवा लेते हैं तो उनका पूरा बॉडी एकदम नॉर्मल रहता है 3 घंटे 2 घंटों के लिए। ठीक है। उसके बाद 1 घंटों के लिए उनका बॉडी एकदम मतलब एकदम लॉक हो जाता है। वो यहाँ तक कि एक मच्छर भी नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक है। तो मैम इसका हमें वही सोल्यूशन चाहिए था, अगर कुछ मिल अगर आपके यहाँ हो तो आप। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले हमें कॉजेटिव फैक्टर, जो केस है ये नॉर्मल केस नहीं है, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज जो आप भी बता रहे बोलते हुए भी आपको समझ में आ रहा होगा, और आपने एक्सपीरियंस जो आपने देख रहे होंगे, ये नॉर्मल पैरालिसिस के केसेस की तरह नहीं है। यस मैम, ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि पूरा पैरालिसिस भी नहीं है। अगर जब दवा लेते हैं तो नॉर्मल भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये करना है कि पहले केस को समझना है। डोंट वरी, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डालो, अभी डाल दो, मैं ना आपको मैसेज कर देती हूँ अपने व्हाट्सएप नंबर से। एक बार मुझे आपके दादाजी की एक तो जीप की फोटो चाहिए होगी, और साथ में मुझे उनसे बात करनी रहेगी। हम पूरा हिस्ट्री देखेंगे, पूरा समझेंगे। और आपने टेस्ट करवाए हैं उनके कोई? हाँ हाँ, तो दवा चलता है। उनके जो रिपोर्ट है वो आपको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको अलग कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी बताऊं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून कंडीशन हो जाती है। ऑटोइम्यून कंडीशन मतलब बॉडी के ही इम्यून सेल हमारे नर्व्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे मसल को सपोर्ट करती है, सप्लाई करती है। उस केस में भी ऐसे स्ट्रेंज सिम्टम्स हमें आते हैं, लेकिन उस केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो अलग होते हैं। नॉर्मल जो हम्म पैरालिसिस में हम टेस्ट कराते हैं वो टेस्ट नहीं होते, अलग टेस्ट करवाने पड़ते हैं हमें। ठीक है, हम्म तो हम्म आप एक बार चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, मैं आपको अभी या मैम, मैं फॉरवर्ड कर दिया हूँ। किस नाम से है? प्रिंस यादव। अभी डाला क्या आपने? हाँ, एक वेबिनार चैट वाले बॉक्स में मैंने सेंड किया है। हाँ ठीक है, ठीक है, मिल गया मुझे। हम्म ओके सर, ठीक है, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ अभी। आप एक तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, और इस पे अभी तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं वो सारी भेज दीजिए। दादाजी की एक फोटो भेज दीजिए जीप की मुझे। ओके। हम्म हम्म, हम्म। हाँ जी, प्रिंस जी, मैंने आपको व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज कर लिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा और मुझे उधर सारी रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा। जी, अंकित सिंह जी, आई कैन सी आपने माइक अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ मैम, मेरी मम्मी को मतलब पैरालिसिस हो गया था, 3-4 साल हो गए। ठीक है। एक हफ्ते में तो रिकवरी हो गई थी। एक ही साइड हुई थी, राइट साइड में, हाथ में और पैर में, और लेफ्ट साइड पे हो गया था। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी तो रिकवरी हो गई है, पर पता नहीं क्यों मतलब कुछ महीने सही रहती हैं, फिर अचानक से उनका गिर गिर जाती हैं, चल नहीं पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं। ठीक है,
एक तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जो एग्जिस्टिंग फैक्टर था जिसकी वजह से पैरालिसिस हुआ था वो अभी तक उसके ऊपर हमने काम ना किया हो। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारी ब्लड वेसल कमजोर हो रही हैं। अगर इंजरी नहीं लगी, अगर बाहर से कोई चोट नहीं लगी, अंदर से प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें ब्लड वेसल का रोल होता है। दूसरा ऑटो इम्यून होता है, या तो हमारी बॉडी की खुद की इम्यून सेल ने अटैक करना शुरू कर दिया है नर्व्स के ऊपर। दूसरा होता है कि बॉडी के ब्लड वेसल, खून की जो धमनियां है वो अंदर से कमजोर हो गई है किसी वजह से। तो हमें खून की धमनियों को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और साथ साथ में अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है, अगर इम्यून सिस्टम की वजह से अटैक हुआ है, तो इम्यून सिस्टम को वापस से बैलेंस करना पड़ेगा। ये दो ही कंडीशन होती है जिसकी वजह से सिम्टम वापस आते रहते हैं। तो हमें आपकी मदर के केस को समझना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, उनको पहले बीपी या शुगर की शिकायत थी? नहीं मैम, बीपी और शुगर ऐसा कुछ नहीं है उन्हें। तो जब आप डॉक्टर के पास गए, जब उनको फर्स्ट टाइम अटैक आया, तो डॉक्टर ने आपको बताया कि क्या हुआ है? ब्रेन का स्कैन किया होगा उन्होंने? हाँ, एमआरआई हुई थी, वो ब्रेन में कुछ लाइनिंग वगैरह आ गई थी, वो ये बता रहे थे। ठीक है, कुछ प्रोटीन डिपॉजिट तो नहीं बोला उन्होंने कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स में प्रोटीन इकट्ठा हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, चैट बॉक्स में अपना नंबर डालो, ठीक है? और मैं आपका नंबर अभी लिख के आपको मैसेज कर रही हूँ। मुझे आपकी रिपोर्ट्स चाहिए। हमें पहले ओके। समझना पड़ेगा। ऐसे जो केसेस होते हैं ना, जो स्ट्रेंज केसेस होते हैं, उसमें जब तक हमने प्रॉब्लम नहीं समझी तब तक हम ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते। आप कितना भी ट्रीटमेंट दे दो, कोई फायदा नहीं होगा, वापस से उनको वो सिम्टम आते रहेंगे। तो हमें मैम यही अभी मतलब रिपोर्ट करवाया था, मतलब अभी इनका स्टार्ट हो गया था मार्च के एंड में, ऐसा हो गया था उन्हें फिर से, तो हमने लेकर गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने एमआरआई कराई और ठीक है। ब्लड वगैरह चेक करवाया था। तो ब्लड में तो वो बोल रहे थे कि मतलब विटामिन डी की कमी हो गई है और खून नहीं बन रहा था शरीर में। तो ठीक है। उन्होंने फिर से दवाई स्टार्ट की है, तो अभी तो गिरना और चलना ठीक है, लेकिन अभी बोल नहीं पा रही हैं वो। ठीक है, मैं समझ गई। क्योंकि देखो, ब्रेन का जो हिस्सा होता है जो हमारे बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां पे प्रॉब्लम आई होगी। वहां तक या तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, या फिर वहां के जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर अटैक कर रहा है हमारा बॉडी। देखो, प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हम कॉजेटिव फैक्टर को नहीं समझे हैं, कारण को नहीं समझे हैं। विटामिन डी क्यों नहीं बन रहा है, खून क्यों नहीं बन रहा है, उसके पीछे भी कारण होएगा। बॉडी के अंदर हमारा बॉडी तो अच्छे से काम कर रहा है। हम अगर सही चीजें अच्छे से खा रहे हैं, डेली अपनी बॉडी को सन एक्सपोजर दे रहे हैं, तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कमी आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर है। हो सकता है डाइजेशन से शुरू हो सकता है मेरा पेट ही सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जॉर्व करके शरीर तक पहुंचा नहीं पा रहा है। तो हम, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। एक तो अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा, और साथ में एक जीभ की फोटो। जीभ से हमें आधी से ज्यादा चीजें पता चल जाती हैं। जो रिपोर्ट में भी नहीं पता चलता, वो जीभ पे पता चल जाता है कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही होगी। ओके मैम। आप एक बार नंबर डालो प्लीज अपना, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ ताकि आप मुझे रिपोर्ट भेज सको। जी मैम, मैंने डाल दिया है। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज कर रही हूँ, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा और मुझे रिपोर्ट भेज दीजिएगा। उसके बाद मैं आपके लिए पर्टिकुलर डॉक्टर असाइन करूंगी, उनसे आपकी वीडियो कंसल्टेशन होगी, और वो आपको आगे ट्रीटमेंट के बारे में सब चीजें बताएंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके जी, नमस्कार। थैंक यू। ठीक है, और कौन है? प्रदीप जी, आपको हमने परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का। आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं और उसके बाद हमसे बात कर सकते हैं। एडमिन ये हमारी तरफ से है। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ। तो मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ था 8 महीने पहले, अगस्त में हुआ था। जी। तो अभी उनका करंट सिचुएशन है कि वो चल पा रहे हैं, बट उनका हाँ। जो दाया पैर है ना, उसमें बहुत जड़पन है, हेवीनेस है। पैर चलते वक्त या मूवमेंट के लिए बहुत उसको ये करना पड़ता है, और उठना बैठना जो है ना, वो पूरा आपकी शोल्डर पे आवाज, प्रेशर लेके। प्रदीप जी, आई एम रियली सॉरी, आपकी आवाज ना मतलब क्लियर नहीं आ रही है। अगर आपने स्पीकर ऑन किया है तो स्पीकर ऑफ करके एक बार बात कीजिए, या फिर थोड़ा अपना माइक चेक कीजिए। अभी आ रहा है आवाज? हाँ जी। एक मुझे बताइए, एक तो मुझे समझ में आ गया कि पैर जो है अभी भारी रहता है, अच्छे से उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती, उनको भारी ज्यादा लगता है। हाँ तो हाँ, जब हाँ। मसल कमजोर होती है तो भारी लगेगा। हमें मसल का जो वेट है ना, वो फील होगा जब पूरी तरह से नर्व सप्लाई वहां तक नहीं पहुंचती है। हुआ कितने समय पहले है? अगस्त में हुआ था 24। अगस्त में हुआ तो था? 8 महीना अप्रोक्सीमेटली हो गया। जी। नहीं, अभी चांसेस हैं, अभी बॉडी अपने आप को रिकवर करेगी, अभी अच्छा टाइम है। हाँ। बट हमें कुछ उनका मेडिसिन साथ में दे। जी जी जी। उनका एज 74 है अभी। और मतलब वो खाली उसके वजह से पूरा मूवमेंट में उनको दिक्कत है।
अगर पैर का थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा ना, हैवीनेस जी कम हो जाएगा, तो आई थिंक वो बेटर हो जाएंगे। हाँ, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो उम्र बढ़ रही है, उसके साथ में हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर है तो बॉडी के ऊपर अगर वेट ज्यादा होगा तो उनको दिक्कत आएगी आएगी। हम एज उनकी काफी ज्यादा है, इस एज में कुछ चीजें हम कर सकते हैं, मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो आप एक काम करो, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो, हम आपको कुछ मेडिसिन और कुछ घर पे ही ऑयल मसाज के लिए चीजें बताएंगे। कुछ स्पेसिफिक तरह ओके। के ऑयल होते हैं। कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ता है कि आप पंसारी के पास से कुछ औषधियां लाके घर पे ही तेल में उसको उबाल लो। जो तेल का तेल होता है उसमें हम लोग गर्म करते हैं, किस तरह से गर्म करना है वो भी आपको बता देंगे, और मसाज किस तरह से करनी है वो भी बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है, आप एक ओके। बार चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। ओके, तो इसमें ये क्लॉट जो रहेगा ब्रेन में, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, उसकी वजह से वो हैवीनेस रहता है, रहेगा क्या, मतलब देखो, जानना था। सबसे पहले जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड जो है वो पहुंचेगा बॉडी के पार्ट तक, मतलब चाहे हमारी नसें ही हैं, नसें यहाँ से निकल रही हैं, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकल रही हैं, नसों को भी ब्लड हाँ। सप्लाई चाहिए होता है। अगर वहां तक भी खून नहीं पहुंचेगा तो वो नसें काम नहीं करेंगी, नसें आगे मसल्स को सिग्नल दे रही हैं। अब नसों को अच्छे से खून नहीं पहुंचा, उन्होंने काम नहीं किया, तो आगे मसल्स के ऊपर इंपैक्ट आया। तो ये सारी चीजें ना ऐसे चल रहा होता है, एक के बाद एक के बाद ओके। एक के बाद एक चल रहा होता है। हम कोशिश करते हैं हम कि कारण के ऊपर ही काम कर लें, जैसे कारण के ऊपर हाँ। काम करेंगे आगे वाली चीजें खुद ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी, जो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम होते हैं वो खुद ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ठीक है, अभी उनका एज अ करंट मेडिकेशन में उनका एक ब्लड थिनर का, इकोस्प्रिन का टैबलेट चालू है, और ब्लड प्रेशर का एक टैबलेट चालू है। ठीक है। कई बार ऐसा और भी होता है बाकी कि जो हमारी केमिकल बेस्ड मेडिसिन होती है ना, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। सी, एलोपैथी बहुत अच्छी साइंस है, बट सब जगह पे नहीं। जहां पे आपको 3 महीने 6 महीने से ज्यादा हो गया सिमिलर तरह के केमिकल लेते हुए, या केमिकल्स आप लिए जा रहे हो, वहां पे वो आपको बॉडी को हार्म करेगी ही करेगी। क्योंकि जब भी आप एक काम कीजिएगा, गूगल कीजिएगा या फिर किसी मेडिकल बुक में देखिएगा कि लिवर का फंक्शन क्या है। हमें पता है कि लिवर हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 150 से ज्यादा फंक्शन होता है बॉडी के अंदर जिसका। अब जो हम खाते हैं उसी तो हमारा शरीर बनता है। अगर मैं प्रोटीन खाती हूँ तो उससे मेरी मसल्स बनती हैं, है ना। मैं कैल्शियम खा रही हूँ, विटामिन डी ले रही हूँ, तो मेरी हड्डियां बन रही हैं बॉडी के अंदर, वापस से नए सेल बन रहे हैं। वैसे ही मैं आयरन खा रही हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बन रहा है। लेकिन अगर मैंने लिवर को अपने सही नहीं रखा ना, तो जो चीजें मैं खा रही हूँ वो शरीर तक अच्छे से पहुंचेंगी नहीं। जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी आई, आपको पता है बहुत सारे पैरालिसिस के केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे सिर्फ पोटेशियम की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। जितने भी लोगों के शरीर में पोटेशियम अच्छे से नहीं है, पोटेशियम हमारी मसल्स की एक्टिविटीज करता है, मतलब मसल जो हमारी एक्टिविटी कर रही है, मसल को स्ट्रेंथन रखने का काम पोटेशियम का होता है। अगर वो हमें नहीं मिल रहा है तभी भी हमारी मसल काम करना बंद कर देगी या कम कर देगी, टेम्परेरी पैरालिसिस भी आता है इससे। तो मतलब ये है कि न्यूट्रिशन का मिलना बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर आपको 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अपनी केमिकल बेस्ड मेडिसिन को रिप्लेस कर दो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, हर्बल मेडिसिन से उसको रिप्लेस करो, ताकि वो नेचुरली कंट्रोल हो सके चीजें। और जड़ के ऊपर काम करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को ये ब्लड थिनर की जरूरत ही नहीं होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टैटिन मेडिसिन लेते हैं। जितने लोगों का हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन लेते हैं, है ना। स्टैटिन का अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे, खुद रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि स्टैटिन जब हम ज्यादा समय के लिए लेते हैं तो वो हमारी मसल्स को कमजोर करता है, क्योंकि वो कोक्यूटेन, कोक्यूटेन एक ऐसा एंजाइम है जो मसल्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी है, तो वो कोक्यूटेन को कम कर देता है शरीर के अंदर, तो हमारी मसल्स जो है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। हर एक केमिकल का बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, हमें समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा केमिकल कितने समय तक हमें लेना है। तो हम आपकी ना मेडिसिन भी देख लेंगे, एलोपैथिक मेडिसिन भी देख लेंगे कि कौन कौन सी चल रही है, उसका क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है बॉडी के ऊपर। अगर वो हमें किसी और एलोपैथिक मेडिसिन से रिप्लेस करना है या फिर आयुर्वेदिक से रिप्लेस करना है, हम वो भी कर देंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, आप अपना नंबर बस चैट बॉक्स में डाल दीजिए एक बार। हाँ, हाँ। ठीक है, किसको दिया परमिशन? निधि मिश्रा जी, आपको मैंने परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार मैडम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते। बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जी। एक्चुअली मेरे फादर 2009 में पैरालाइज्ड हुए थे। हम्म। जी। तो अभी तो काफी टाइम हो गया है। इधर बीच मतलब बाएं बाएं अंग पर उनका पड़ा था, तो हाथ और पैर जी और आंख जी। बाईं तरफ की वो दिक्कत उनको करती है। जैसे कि
अभी इतना टाइम हो गया है तो अब उनको थोड़ा-थोड़ा भूलने की भी वो हो गई है, चीज़ें ठीक भूल है जाते हैं। जी, उम्र रात कितनी है में मैम? ये 70 से ऊपर ही हैं, 70 तो है। ठीक है जी। जी, और मैं तो कानपुर में रहती हूँ, मेरे फादर उरई में रहते हैं। ठीक है लेकिन ये है कि कानपुर आना उनका काफ़ी होता है, जी। मेरे पास रुकना भी होता है, तो मैंने सोचा था कि अगर कानपुर में कहीं सेंटर आपका हो। हाँ बिल्कुल, कानपुर में भी हमारा सेंटर है। हम जी, कोशिश ये करेंगे कि जहाँ पे उनकी अच्छे से थेरेपीज़ हो जाए। एक एज के जी, बाद हम बहुत सारी थेरेपीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जी, अब जी, उनका जी, बल हमें देखना पड़ेगा कि शरीर के अंदर ताकत कितनी है, उसके हिसाब से हम कौन-कौन सी थेरेपी उनकी कर सकते हैं। तो आप ओके, हमारे सेंटर पे उनको लेके आएँगे, उनकी जीवा परीक्षण होगी, नाड़ी परीक्षण होगा, उससे हमें बल का पता चलेगा, उसके हिसाब से कुछ थेरेपीज़ हम आपको अगर हॉस्पिटल में हो पाई तो ठीक है, नहीं तो कुछ हाँ ऐसी जी। थेरेपीज़ होती हैं जो हम आपको घर पे ही बता देते हैं, कि आप ये अच्छा, पर्टिकुलर अच्छा, ऑर्गन पे ये पोटली बना के जी, इस पोटली की थेरेपीज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो वो ओके, आप करेंगे उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। एक नाक में तेल डालना ही डालना है। जब उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है 60 के बाद जी, हमारा वात बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी जी, डिजेनरेट होनी शुरू हो जाती है, ब्रेन जी, के जो जी, सेल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। अगर आप उनका एमआरआई कराओगे तो आपको दिखेगा कि अट्रोफी होनी शुरू हो गई है। ठीक है? हाँ जी, छोटा होना शुरू हो जी, गया है। तो उसके लिए हमें डेली रात को सोने से पहले आप कोशिश करो कि डॉक्टर नस्से ऑयल हमारे कंपनी से मंगवा लो। इसमें हमने बहुत सारी अच्छा, अच्छा, ऑयल्स का कॉम्बिनेशन किया हुआ है जो सेल्युलर रिजुविनेशन में हेल्प करता है। तो ये 2-2 ओके, बूंदें दोनों नॉस्ट्रिल में आपने ज़रूर डालनी है। डॉक्टर हाँ नाभि जी, ऑयल ले आना है, ये नाभि पे उससे आपने उसकी मसाज करनी है और पैरों के ओके, तलवों पे तिल के तेल से आपने मसाज करनी है। ये 3 चीज़ें तो आपने घर ओके, पे ज़रूर करनी है। उसके हाँ। क्या उनका बीपी बढ़ता था या बढ़ता है? क्या उनकी शुगर हाई थी, रहती थी या नहीं, रहती है? नहीं, नहीं, एक्चुअली मैम है क्या, शुगर तो उनको नहीं थी और अभी भी नहीं है। जी। प्लस बस वही है कि उनकी आँखों का ऑपरेशन जब हुआ था, पहली बार एक आँख का हुआ, हाँ, हाँ। तो डॉक्टर ने जब उनका बीपी चेक किया तो बीपी हाई था। ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली वो मेडिसिन ज़्यादा लेते ही नहीं थे कभी। तो ठीक है उन्हें जी। लगा कि ये तो बस सडनली हो सकता है आँख के ऑपरेशन की वज़ह से टेंशन बढ़ा हो तो बीपी बढ़ गया हो। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद जब दूसरी आँख का हुआ, तब भी उनका बीपी बढ़ा था, उसके बाद भी वो सीरियस नहीं हुए उस चीज़ को लेके, कि ठीक बीपी है। प्रॉपर बढ़ा रह रहा है। हुँ, 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 अ, हुँ, हुँ। तो उसके चलते ही इनको 2009 में होली के टाइम पे जी, हाँ, सम अटैक आया था और फिर वो उरई से कानपुर लाए गए, जो भी टाइम उनका पीरियड उस बीच में जो गैप हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, जी, तो जी, वो जी। लंबा हो गया था। तो अब उनके दिमाग में रहता है कि मेरा हाथ और पैर बस मतलब हाथ चले ना चले, पैर चलने लगे। मैं समझ रही हूँ। डोंट जी, वरी। क्योंकि चलने में बहुत डरते हैं वो। मैं समझ गई। अब देखो यहाँ पे आपने कॉज़ेटिव फैक्टर खुद ही बता दिया। कारण जो है ब्लड जी, प्रेशर बढ़ रहा था इतने समय से हाँ वॉल्स के जी, ऊपर प्रेशर पड़ा है तो अंदर से कमज़ोर हुई है एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल जी, को रिपेयर करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो डीआईपी डाइट प्लान है ना, उसमें हाँ नाइट्रिक जी, ऑक्साइड बढ़ाने वाली ही चीज़ें हैं। तो एक तो आप जी, चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख के डीआईपी भी लिख दीजिएगा, तो हम आपको डीआईपी डाइट ओके। यहाँ से भेज देंगे। वो आपने मैंने साथ-साथ में चैट बॉक्स में नंबर तो अपना डाला है। मैंने मैसेज भी डाला था कि मैम मुझे फादर से रिलेटेड लकवे जी, से हाँ जी। रिलेटेड बात करनी है और मैंने नंबर भी डाला और कानपुर से निधि मिश्रा करके भी लिखा हुआ है उसमें। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। आप ना जी, एक बार डीआईपी डाइट प्लान लिख दीजिए तो हम आप हमारे जो इधर बैठे हुए हैं टीम वो आपका नंबर भी जी, डाउन करके वो आपको डीआईपी हाँ डाइट जी, प्लान दे देंगे या फिर अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, क्लिनिक जाते हो हमारे, वहाँ से ले जी, लीजिएगा। प्रॉपर डाइट प्लान कम से कम 3 महीने के लिए, 3 महीने लेता है बॉडी एंडोथेलियल सेल जी, को वापस से रिपेयर करने के लिए, ठीक है? तो वो जी, जो ब्लड सर्कुलेशन पहुँच नहीं रहा है ना, वो पहुँचना शुरू होगा। आगे चल के बीपी की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, जी, ठीक है? ओके मैम, जी, ठीक है जी, ओके, नमस्कार। हाँ। 1 मैम 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी, जी। हेलो? हाँ जी, बोलिए, बोलिए। जी, जी, जी। एक्चुअली बाएँ अंग में पैर में उनके फाटन भी बहुत होती है, तो उसकी वज़ह से वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। ठीक है। मतलब नींद में बहुत होते हैं, लेकिन वो जो पैर की तड़कन होती है, उसकी वज़ह से बिल्कुल नहीं सो पाते हैं। मैं तड़कन मतलब उनको जलन होती है या नहीं, नहीं, फिर नहीं, नहीं, हाँ, नसों में पेन होता हो, मैं किस तरीके से बताऊँ, समझ जैसे हमारे पैर में दर्द होता अंडरस्टूड। है, जी, 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 वो जी, दर्द बेचैनी पैदा करता है। समझ गई, ठीक उस है। आप बेचैनी की वज़ह से वो नहीं सो पाते हैं। ठीक है मैम, उसके लिए तो हमारे जी, पास हम कुछ थेरेपीज़ आपको बताएँगे, वो आपको घर पे एक तो करनी रहेगी। विटामिन डी आपने उनका चेक कराना है, अगर विटामिन डी कम है, तो उसको हमें पूरा करना जी। पड़ेगा, ठीक है? अभी बीच में उनका विटामिन डी और हीमोग्लोबिन दोनों हाँ, कम हुआ था। ठीक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। विटामिन बी12 और डी, ये दोनों चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं, हमारी ब्लड लेकिन वेसल्स मैम ये समस्या तो उनके पास बहुत टाइम से है।
हाँ तो अभी उसकी वजह चूंकि पैरालाइज्ड हुए हैं तो ज्यादा चल नहीं पाते हैं, जी तो जी उस जी चक्कर से वो एक जगह रहते हैं और नींद पड़ती नहीं है क्योंकि बेचैनी होती है, बिल्कुल बिल्कुल मैं उससे समझ, वो परेशान रहते हैं। मैं आपको घर पे अभी करने के लिए एक थेरेपी जी। बता देती हूँ। मतलब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है न्यूरोपैथी के अंडर। ओके। जैसे पैर उनके शुरू हो रहे हैं, जहां से उंगलियां शुरू हो रही है पैर की, जी। जो ज्वाइंट है, वहां पे आपने इस तरह से उनको दबाना है 1 मिनट के लिए, सारी उंगलियों, अंगूठों पे भी और उंगलियों पे भी। डेली ओके। सोने से पहले ये जरूर करना है आपने। थोड़ा ना जोर से दबाना पड़ेगा, मतलब उनको दर्द होगी, और दर्द हाँ होगा हाँ। तभी एक्यूप्रेशर जो है वो अपना काम करेगा। तो आपने जी। जहाँ पे शुरू हो रहा है उन जगहों पे डेली बेसिस पे दबाना है। आपको इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मतलब जो उनको दर्द ओके। बहुत ज्यादा होती है ना पैरों में, वो धीरे हाँ धीरे जी। इंटेंसिटी होनी, जितनी दर्द ज्यादा हो रही है उसकी इंटेंसिटी फील होनी कम हो जाएगी। ओके। ठीक है। वैसे मैं मंडे को उनके पास पहुंचूंगी, ठीक है। तो बाकी उनसे क्या क्या चीजें चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं डोंट वरी, आपके उस पर। आपने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाला है, हम आपको कांटेक्ट हाँ करेंगे। जी। जो भी चीजें रहेंगी आगे कम्युनिकेट हो जाएंगी, डोंट वरी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। ओके, राधे राधे। राधे राधे जी। ठीक है, और कौन है? आरती, आरती जी का हो नहीं गया था? अच्छा हाँ। आरती जी, जी आपने माइक अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम, सोनल मैम। हाय, गुड कैसे हैं गुड आप? मॉर्निंग। हाँ मैम, ठीक हूँ मैम। मुझे अपने फादर के बारे में ही बात करनी है। हाँ और हाँ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन फादर से रिलेटेड, एक हस्बैंड से रिलेटेड है। जी। तो क्वेश्चन ये है मैम कि पापा को 2021 में हाँ जी। 2021 फरवरी में उनको पैरालिसिस अटैक हुआ था। ठीक है। और जिसकी वजह से उनका राइट वाला पोर्शन एक ही साइड हुआ था मैम। और वो मतलब बोल सकते हैं कि बहुत माइनर अटैक था, लेकिन उनका राइट वाला पोर्शन और राइट हैंड हाँ हाँ। और आपका बोल सकते हैं कि मैम ये थंब, पाम एंड लेग, वो पूरा काम नहीं कर रहा था। जी। ठीक है। तो मेडिकेशन चला है 2 साल। 2 साल मेडिकेशन। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री देना चाह रही हूँ ताकि हाँ एटलीस्ट बिल्कुल आप बिल्कुल, समझ वो गई। कर सकें। हम्म। तो 2 इयर्स जो उनको ट्रीटमेंट चली है उनकी, 2 इयर्स हम्म। के बाद में कवर हो गए थे। आई मीन उनका राइट हैंड मूव करना चालू हो गया था। लेग भी वो काम कर रहा था, चल पा रहे थे एटलीस्ट। वो वॉशरूम वगैरह जाना, ब्रश करना, चीजें सब कर लेते। एक्चुअली वो 6 मंथ बेड रिटर्न थे, और उसके हम्म। बाद वो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, उनकी ठीक है। थेरेपी वगैरह भी हुई थी। बट फिजियोथेरेपी करवाई थी हाँ, आपने, ठीक है। फिजियोथेरेपी हुई थी, राइट। हाँ उसके बाद उनको मेडिकेशन तो चल रही थी, और ऑलमोस्ट 2 इयर्स चला है मेडिकेशन। लेकिन उनके राइट वाले जो हैंड में मैम, जो उनका जो थंब है वो हाँ। अभी भी मुड़ा हुआ है। मतलब वो राइट हैंड से वो काम कुछ नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। तो वो ठीक लेफ्ट है। हैंड का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। ठीक है मैम, मुझे एक ठीक है। क्वेश्चन पूछना है, तो उनकी एज कितनी है? हाँ मैम, मैं बता रही हूँ। उनकी ये 75 के अप्रोक्स है मैम। ठीक है, उनकी 75 अप्रोक्स है। उनकी वेट है आपका 78 है वेट। हाइट ठीक है। 5.4 और 5 के बीच में है। ठीक है मैम। ठीक है, थोड़ा और उनको वेट है पहले कोई क्योंकि मुझे एक दो चीजें, उनको पहले हाँ हाँ, हाई बीपी की या हाई शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं था? नहीं, डायबिटीज? पापा को शुगर नहीं था लेकिन बीपी था। अब बीपी इज नॉट हाई मैम। ये एक हाँ। बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब मेंटेन करने के लिए बीच में हुआ था, लेकिन मेंटेन करने के लिए वो लेते थे बीपी का। ठीक ठीक है, है। लेकिन जब उनको अटैक आया था तो आई थिंक जिस दिन उनको अटैक आया वो बता रहे थे कि 1 या 2 दिन पहले वो बीपी का मेडिसिन नहीं लिए थे, या भूल ठीक। गए थे, वो बाहर गए थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा अटैक आया था। बट वो ठीक है। रिकवर हुआ है। ठीक है, रिकवर आई मीन मैं बोलूंगी कि 70% रिकवर हुआ था, 30% नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। तो उस बीच में वो मेडिकेशन तो बंद हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि मेडिकेशन ज्यादा देना नहीं है, लेकिन इनकी एक्सरसाइज और पैरालिसिस की जो भी ट्रीटमेंट चल रही थी, लाइक ऑयलिंग और जो भी थेरेपी, उससे आप चलेगा और वो बॉडी को उनको मूव करना होगा। जी जी जी। तो ये चल रहा था, काम सब हो रहा था मैम। बट उनको अचानक बीच में उनको ना हार्ट में प्रॉब्लम आया। तो हार्ट में जब प्रॉब्लम आया तो हार्ट का पता चला कि उनको माइनर स्ट्रोक था। तो हम्म। एडमिट किया गया। तो उनको स्टेंट लगा है। ठीक है। तो सेकंड थर्ड ईयर में ये हुआ उनको। थर्ड ठीक। ईयर में स्टेंट लगा, एंड फोर्थ ईयर में उनको फिर से सेकंड अटैक आया तो उनको पेसमेकर लगा। तो ही इज अ हार्ट पेशेंट ऑल्सो। ठीक है। ठीक है।
अभी ये इनका 2 प्रॉब्लम्स, तो वो तो पैरालिसिस भी हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। अब क्या है मैम, ये 4th ईयर चल रहा है, तो उनको अभी थोड़ा यूरिन में प्रॉब्लम आ गया, प्रोस्टेट का, जो बिकॉज ऑफ डॉक्टर का कहना है ओल्ड एज में होता है, एंड दे आर सस्पेक्टिंग तो कि वगैरह ट्यूमर भी, तो जिनसे यूरिन में उनको ब्लड आ रहा है। लेकिन डॉक्टर का ऐसा कहना है कि एज अ जो ट्रीटमेंट अभी दिया जा रहा है, तो लाइक इट कुड बी मेडिसिन से वो लोग क्योर कर सकते हैं, लेकिन उनके केस में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जब ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के लिए उनको जब एडमिट किया गया था, तो जी जी हार्ट रेट रिस्पॉन्ड कर रही थी 30-35%, विच इज नॉट पॉसिबल टू डायग्नोस एज ए ऑपरेशन लेवल। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। उन्होंने बोला कि मैं ऑपरेशन तो नहीं करूंगा, इट विल बी वेरी रिस्की फॉर हिम, उनका ओल्ड एज भी है। बट हम्म बायोप्सी से अभी रिसेंट उनका बायोप्सी हुआ है, तो बायोप्सी से जैसे उनका कहना है कि इट कुड बी अ प्रोस्टेट ट्यूमर, मे बी ठीक वो है। इफेक्ट कर सकता है किडनी में भी। और वैसे उनको एक्चुअली इट्स ऑन गोइंग, उनका कहना है कि इट्स ऑन गोइंग है, इट कुड बी क्योरेबल बट नॉट कम्प्लीटली, बट मेडिसिन से उसको सप्रेस किया जा सकता है, उनकी जो मैं समझ। प्रोस्टेट साइज हैं और उनको हाँ रिड्यूस किया जा सकता है, एटलीस्ट ही विल रिलीफ, और वो हाँ उनकी जो पेन है उनको रिकवर किया जा सकता है। तो ठीक है। अभी मैम ये रीसेंट कंडीशन है, तो दी 3 इनकी प्रॉब्लम अभी कंटिन्यू चल रही है, एंड जिसकी वजह से इनकी बॉडी वीक हो गई है, खाना भी नहीं चाहते हैं, उनके जैसे जीभ में कुछ छाले भी पड़ रहे हैं, जिसकी हाँ वजह हाँ से हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। डोंट वरी। आरती जी, आप एक काम करो, आप ना चैट बॉक्स में, क्योंकि इनका केस हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, हम्म। देखना पड़ेगा। आप एक काम करो, आप अपना नंबर लिखो चैट बॉक्स में, मैं आपको अभी मैसेज कर रही हूँ, मुझे सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इनकी भेज देना, मैं व्हाट्सएप पे आपको हेलो का मैसेज करूंगी अभी। राइट राइट मैम, ठीक है मैम। हाँ जी। ये क्वेश्चन थी, और मैम ये छोटी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मेरे हस्बैंड का मुझे ऐसा उनका कहना है कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिसके राइट साइड आंख के पास में। मैं आपको बता रही हूँ कि उनका रेशियो क्या है कोलेस्ट्रॉल का। एचडीएल रेशियो 3.8 है, नॉन एचडीएल इज 151.30। ठीक है, लास्ट टाइम कब करवाया था आपने लिपिड ये प्रोफाइल? मैम रिसेंट हुआ है, आई जस्ट लेट मी टेल यू मैम, डेट मैं बताती हूँ आपको, गिव आप मी एक अ काम मिनट। करो ना, आप एक काम करो, मैं आपको अभी मैसेज कर ही रही हूँ, तो आप मुझे उस पे सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्लस उनका फेस का फोटो और एक जीभ का फोटो मुझे भेज दो, हम उस श्योर श्योर। वन सारी बात कर लेते हैं। वैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इसके लिए बस एलोपैथिक मेडिसिन स्टेटिन वगैरह मत शुरू कीजिएगा, हम आपको यहाँ से बता देंगे कि कैसे कैसे आपने इसको ठीक करना है। एक लिवर का टेस्ट भी जरूरी होता है किसी का भी अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उस केस में, तो हमें ये देखना होता है, क्योंकि लिवर का काम है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना, डिस्लिपिडीमिया को बैलेंस करना। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे लिवर की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, अगर मेरी डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डाइट में प्रॉब्लम है तो पहले हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है मैम, एंड मेरे पास में उनका फुल बॉडी रिपोर्ट्स का चेकअप भी है, ये मैं लास्ट। सारी चीजें देख लूंगी, आप एक बार मैसेज करो मुझे ना, मैं बस अभी चैट खोल के ही बैठी हूँ इसलिए, ताकि मैं आपको एक बार हेलो का मैसेज कर दूं, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है मैम, मैं ये कर देती हूँ, उनका ये पूरा हिस्ट्री मैं शेयर करूंगी, और मेरे हस्बैंड का जो अभी रिसेंट का है वो सब कुछ मैं आपको, पापा का और इनका शेयर आपके कर देती हूँ। आपके फादर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी मेरे बहुत दिमाग क्वेश्चन है मैम, में, वो सारे यस। चीजें आपसे पूछ लूंगी, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार मैम। अच्छा, आ गया नंबर ना, 87। आरती जी, मैंने आपको हेलो का मैसेज कर दिया है, आप मुझे सारी रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मैं एक बार देख लूंगी और उसके हिसाब से आपको गाइड कर दूंगी कि फर्दर करना क्या है, मेडिसिन की जरूरत है या फिर ट्रीटमेंट की जरूरत है, कौन सी ब्रांच में आपको आना है, वो सब चीजें मैं आपको अपने नंबर से बता दूंगी कॉल करके या फिर मैसेज पे। आप सब लोग प्लीज एक तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोग ने नहीं किया हुआ है, 7710371037। बाकी अगर कोई किसी को मैसेज नहीं आ पाता है या हमारी तरफ से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, वैसे हम सभी के नंबर्स पे कॉल करते हैं, यहाँ से मैसेज करते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि
आपके पास टाइम नहीं है, उस समय मैसेज आ गया, नीचे चला गया, आपको पता नहीं चला, हमने कॉल करी, आपके पास समय नहीं था, आपने कॉल नहीं रिसीव किया, तो आपके पास भी हमारा नंबर रहेगा। इन केस हमारे बीच में कम्युनिकेशन का कोई गैप हुआ, हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो वहां पे आप हमें खुद से मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैसेज ही कीजिएगा। जब हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आता है तो हमारे पास एक प्रूफ भी हो जाता है। कॉलिंग पे कई बार मान लीजिए मैं कॉल कर रही हूँ, कोई और इंसान कॉल कर रहा है, तो कॉल बिजी जाएगी, हमारे पास आपका नंबर नहीं आ पाएगा, इसलिए व्हाट्सएप मैसेज सबसे बेटर रहता है। ठीक है, तो एक ये नंबर आप रख लीजिए। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे हर महीने बड़ी जो हॉस्पिटल होते हैं, स्पेशली मेरठ का जो हमारा हॉस्पिटल है, वहां पर 72 आवर डिसीज रिवर्सल कैंप लगता है। डिजीज रिवर्स करने की ट्रेनिंग दी जाती है 72 घंटों में, मतलब 3 दिन में आपको वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप में से कोई भी इंसान है जो सीखना चाहता है, साथ में अपना ट्रीटमेंट भी कराना चाहता है और चाहता है कि आचार्य जी के सेमिनार्स भी वो अटेंड कर पाए, डॉक्टर BRC के सेमिनार्स भी वो अटेंड कर पाए, तो वहां पर डेली बेसिस पे फर्स्ट डे जो होता है 0 डे, उस दिन आचार्य जी का सेमिनार होता है, वो OPD में भी रहते हैं, और उसके अलावा सभी दिन डॉक्टर BRC के सेमिनार्स होते हैं जिसमें वो आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें बताते भी हैं। डेली आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो स्टेज पे आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन रहेगा इसके लिए। तो आप वहां पर आके अपने डिसीज को रिवर्स करना सीख सकते हैं। जितने भी लोगों को शुगर का प्रॉब्लम है, अगर आपको है, आपके घर में किसको है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 3 दिन में वहां पे डायबिटीज की मेडिसिन छुड़वा देते हैं। अगर किसी की इंसुलिन तक चल रही है तो इंसुलिन की बहुत बार डोसेस कम हो जाती है, और मोस्टली बहुत सारे लोगों का इंसुलिन बंद ही हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज के केस में सिर्फ हमारे खाने की वजह से हमारी शुगर लेवल बढ़ रही होती है बहुत बार, और हमें पता ही नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चीनी खाऊंगा या मीठा खाऊंगा तो मेरी शुगर बढ़ेगी, लेकिन जब आप रोटी खाते हो तो उस समय भी आपकी शुगर जो है वो स्पाइक करती है। तो जिन लोगों को इंसुलिन चल रहा है उनको हम एक स्पेसिफिक पैच होता है जो यहाँ पर लगता है, जिससे आपकी इंसुलिन चेक होती रहती है, जैसे आपकी ब्लड शुगर चेक होती रहती है कि कब आपने खाना खाया, कितनी ऊपर गई, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, कौन सी चीजें खाने में आपका शुगर बढ़ाती है, आप वो चीजें अपनी डाइट के अंदर कम कर सकते हैं, और कौन चीजें आपको बॉडी में एनर्जी देती है लेकिन आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ाती नहीं है। तो इससे आप एक पर्टिकुलर डाइट प्लान आपके लिए टेलर्ड बना सकते हैं। अगर आपको 72 आवर कैंप का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वही नंबर जो मैंने आपको दिया था उसी पे आप 72 घंटा के कैंप या 3 दिन का कैंप लिख दीजिएगा। हम आपको सारी इंफॉर्मेशन कि अगले महीने या इस महीने कैंप की डेट क्या है वो आपको बता देंगे, और आप कैसे कैंप में एनरोल कर सकते हैं वो चीजें भी आपको बता देंगे। कुछ मैं आपको स्लाइड शेयर करके मतलब PPT में दिखा देती हूँ। हमने पैरालिसिस के बारे में आज समझने की कोशिश करी है, थोड़ा चीजें हमने क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे जिन्होंने पूछा कि पैरालिसिस के केस में क्या करना चाहिए, तो आपको थोड़े बहुत आंसर समझ में आए होंगे। आपको ये भी समझ में आया होगा कि पैरालिसिस में हम करते क्या है, हमारी बॉडी कर क्या रही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये टर्म आप याद कर लीजिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी ही वो मैकेनिज्म है जहां पे हमारी जो सेल है जो काम करना बंद कर गई थी, ब्रेन से मेरी बॉडी का जो कनेक्शन है वो खराब हो गया था, वो वापस से रीडेवलप, रीचैनलाइज होना शुरू होता है। अब दवाइयां भी हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को सपोर्ट करती हैं, जैसे जितने भी नर्व टॉनिक है, जैसे ब्राह्मी है बहुत अच्छा काम करती है, अश्वगंधा है बहुत अच्छा काम करती है, वचा है बहुत अच्छा काम करती है, ये सारे ब्रेन टॉनिक है, शंखपुष्पी है बहुत अच्छा काम करती है, नर्व की टॉनिक है। जितना हम नर्व को स्ट्रेंथन करेंगे, नसें ही कमजोर हुई है, नसों के बीच का सिग्नलिंग सिस्टम कमजोर हुआ है, जितना हम उनको स्ट्रेंथन करने के लिए दवाइयां देंगे उतनी ही जल्दी वो स्ट्रेंथन होंगी। इसके अलावा मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, विटामिन D है, विटामिन B12 है, सेलेनियम है, ये सारे मिनरल्स और विटामिन्स कंबाइन तरीके से, पोटेशियम है, हेल्प करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन सेल्स को, हमारे ब्रेन को रिजुविनेट करने का, उसको सही रखने का। तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर जो रिकवरी 3 महीने में होनी थी अब वो 6 महीने लगाएगी या फिर 1 साल लगाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये चीजें दिखती भी हैं। तो जितने लोगों को लगता है कि उनको डेफिशिएंसी है, आपका जिसका भी पेट कभी खराब रहा है तो उन लोगों को डेफिशिएंसी हो सकती है। आपको खुद पता होगा कि आपने खाने पीने में सभी चीजें अच्छे से नहीं लिए तो उनको डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हमने उनके लिए ये एक आयुर्वेदिक तरीके से एक जड़ी बूटी
से बनी हुई मेडिसिन तैयार की है। इसमें 32 जड़ी बूटियां हैं जो आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी को पूरा करती है, विटामिन की कमी को पूरा करती है, बल बढ़ाती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हम खाते हैं उससे पाचक रस बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जैसे हम एलोपैथी में 12 सिस्टम पढ़ते हैं, वैसे ही आयुर्वेद के अंदर ये 7 तरह की धातुएं होती है जिससे शरीर की संरचना हुई है। तो इसमें ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई, सभी तरह की धातुओं को बढ़ाने वाली, धातुओं की वृद्धि करने वाली दवाइयां हैं, इसीलिए ये सब लेवल पे काम करती है। इसके अलावा शिलाजीत अगर आपको अच्छे फॉर्म में मिल रही है, बहुत अच्छी है। आप सबने सुना होगा कि शिलाजीत के अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके लिए हम लोग मल्टीविटामिन खाते हैं, मल्टी मिनरल वाली दवाइयां खाते हैं। वो दवाइयां आपको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप शिलाजीत अच्छी फॉर्म में, शोधित फॉर्म में लेंगे तो। शिलाजीत जब हम पहाड़ों से निकालते हैं ना, तो उसके बाद उसका शोधन करना पड़ता है। 7 से 10 बार का एक प्रोसेस होता है जिसमें शोधन किया जाता है, जिससे उसके अंदर जो हार्मफुल, उसके अंदर कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, हार्म कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको शोधित करते हैं, उसके आप तक पहुंचाते हैं। बहुत जल्दी हम अपनी भी शिलाजीत लॉन्च करने वाले हैं। आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगी। अभी मार्केट में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी अच्छी शिलाजीत है और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम पैरालिसिस को समझते हैं तो पैरालिसिस के टाइप, आपने पैरालिसिस की डेफिनेशन समझ ली कि जब हमारे ब्रेन से किसी ऑर्गन की, मसल तक का कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर जाता है। तो सबसे पहले अगर हम टाइप समझते हैं तो ये है क्वाड्रिप्लेजिया। अब आप यहाँ पे अगर फोटो देख पाएंगे तो एक ऊपर उसका फेस अलग दिख रहा है और नीचे बॉडी का पार्ट जो है वो येलो दिख रहा है। येलो पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि इतना बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका पूरा सर के नीचे से पूरा का पूरा बॉडी या फिर हाथ और पैर, दोनों जांघें और दोनों आर्म्स आपके काम करने बंद कर देते हैं तो उसे हम क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। दूसरी कंडीशन होती है पैराप्लेजिया। जब कुछ लोगों को आपकी रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है तो उसको हम कहते हैं पैराप्लेजिया। ठीक है, आपको नीचे का हिस्सा जो है वो महसूस नहीं होगा, वहां पे आप उससे काम नहीं किया जाएगा। फिर आएगा आपका हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया होता है, जैसे अभी भी एक 2-3 पेशेंट आए जिन्होंने बोला कि राइट साइड का या फिर लेफ्ट साइड का बॉडी पार्ट काम करना बंद कर गया था। हाथ काम करना बंद कर देता है, पैर काम करना बंद कर देता है। एक पेशेंट ने भी बताया कि उनकी आंख को भी इम्पैक्ट हुआ था। तो अगर आपका एक साइड का हिस्सा काम करना बंद कर गया है तो उसको हम हेमीप्लेजिया करते हैं। अब हेमीप्लेजिया में होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में इंजरी हुई है तो राइट साइड का काम, बॉडी पार्ट का काम करना कम होगा। अगर राइट साइड में इंजरी हुई है तो लेफ्ट साइड का बॉडी पार्ट काम करना कम होगा, क्योंकि इसी तरह से बॉडी हमारी फंक्शन करती है। हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो आपकी रिपोर्ट में जब आप एमआरआई की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन लगता होगा कि बॉडी पार्ट तो दूसरा इंपैक्ट हुआ है लेकिन इसमें कुछ और आ रहा है, तो वो सिर्फ उसका रीजन यही है। इसके अलावा हमारा एक और टाइप होता है जो बहुत कॉमन है, मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में आपका यहाँ पे आर्म दिखाया है बट ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका एक आर्म, लेफ्ट वाला आर्म काम करना बंद कर दे, राइट वाला आर्म काम करना बंद कर दे, या फिर पैर काम करना बंद कर दे। मोस्टली ये उन केसेस में होता है जहां पे इस ही आर्म को, मतलब ब्रेन में इंजरी के ये बहुत कम केसेस होते हैं, कई बार एक्सीडेंटल केस हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो नर्व सप्लाई हमारी देती है वो बीच में उसको चोट लग गई है या फिर वो कट गई है, जिसकी वजह से वो वाला बॉडी पार्ट हमारा काम करना बंद कर गया। या फिर कई बार ब्रेन का कोई स्पेसिफिक हिस्सा, जो हिस्सा हमारे एक आर्म को सपोर्ट कर रहा था या फिर दूसरे आर्म को सपोर्ट कर रहा था, वही उसमें कुछ इंजरी आ गई है या फिर कोई ट्यूमर हो गया है। पैरालिसिस सिर्फ इंजरी की वजह से नहीं होता है, अगर हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया किसी हिस्से में, आप ये समझो कि जब हिस्सा काम करना बंद कर दे तब पैरालिसिस होता है। काम करना बंद ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई ट्यूमर हो जाए या कोई ब्रेन में इंफेक्शन हो जाए तभी भी ऐसे केस होते हैं। इसके अलावा पैरालिसिस के और भी टाइप्स हैं, जैसे एक गुइलेन-बेरी सिंड्रोम, इसके बहुत सारे केसेस अभी पिछले कुछ टाइम में महाराष्ट्र में बढ़े थे। अब ये क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, आप सबको पता है कि हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है जो बैक्टीरिया से, वायरस से, बाहर के पैथोजन से हमें बचाती है। कई बार क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, मतलब बैक्टीरिया शरीर के अंदर नहीं घुसा, वायरस शरीर के अंदर नहीं घुसा, लेकिन इम्यूनिटी खुद ही एक्टिवेट हो गई। इम्यूनिटी का काम था लड़ना, बैक्टीरिया और वायरस को आइडेंटिफाई करके उससे लड़ना काम होता है। अब जब बैक्टीरिया है ही नहीं तो वो क्या करेगी, इम्यूनिटी बढ़ के वो शरीर के ही कुछ हिस्सों में, जैसे हमारी नर्व्स के ऊपर इंपैक्ट करना शुरू कर देती है, अटैक करना शुरू कर देती है। उसकी वजह से हमारी नर्व्स काम करना बंद कर देती हैं, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बढ़ती है।
इसके अलावा स्पेसिफिक पैरालिसिस भी होता है, जिसके बहुत ज्यादा केसेस हमारे पास नहीं आते। बेल्स पाल्सी के बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, जहां पे आप देखते हैं कि एक तरफ का चेहरा जो है वो नीचे की तरफ को लटकना शुरू हो जाता है। मोस्टली बेल्स पैरालिसिस में रिकवरी हो जाती है, 3 से 6 महीने में ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिकवरी हो जाती है। अब हम कारण समझ रहे थे, वैसे मैंने बात कर ली है इसके बारे में, बट आप अगर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने है। ये हमारे नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं जो हेल्दी तरीके से काम कर रही है। जब किसी को हाइपरटेंशन होता है तो हमारी वॉल इस तरह से अंदर, आप समझिए कि उसमें सूजन आ जाती है, या फिर वो अंदर से इलास्टिसिटी उसकी लूज हो जाती है। कई बार अंदर उसमें प्लाक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये देखो प्रेशर अब बढ़ रहा है। यहाँ पे कम ब्लड सेल्स है, यहाँ पे ब्लड सेल्स ज्यादा है, इस तरफ ब्लड सेल ज्यादा है। अब आप ये समझो, जब आप कोई पाइप होती है, पाइप को आप श्रिंक करते हो, दबाते हो, तो कैसे उसमें से पानी का प्रेशर एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जब हमारी धमनियां कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, अंदर का एरिया कम हो जाएगा, तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाते हैं तो इस तरह से हमारी ब्लड वेसल हेल्दी होना शुरू हो जाती है अंदर से। तो एक पेशेंट अभी आए थे जिन्होंने बोला कि मेरे पिताजी को पहले स्ट्रोक हुआ था, दिमाग में उनको स्ट्रोक हुआ। उसके बाद पहले उन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया, उस समय बीपी चेक कराया, बड़ा हुआ था, उन्होंने इग्नोर किया। अगली बार आंख का ऑपरेशन कराया, वापस से बीपी बड़ा हुआ था, उन्होंने इग्नोर किया, फिर उनको स्ट्रोक आया। अब उन्होंने बोला कि उन्होंने बीपी को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अगर बीपी को कंट्रोल कर लिया होता तो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आती। हमें पता ही नहीं होता है, ये ना बहुत दिक्कत है हमारे साथ कि हम सोचते हैं कि हमने अंग्रेजी एक गोली खा ली, उससे हमारा स्फेगोमेनोमीटर में, बीपी अपरेटस में बीपी नॉर्मल दिखना शुरू हो गया तो मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमारे पास लाखों ऐसे केसेस आते हैं, मोस्टली जितने भी केसेस आते हैं ना, सबकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही होती है, सभी ने बीपी को कंट्रोल कर रखा होता है अंग्रेजी दवाई खा के, फिर भी उनकी किडनी इंपैक्ट हो जाती है, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहा होता है। बीपी बढ़ने की वजह से जो सिम्टम आने थे वो सेम आ रहे होते हैं। इस चक्कर में बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस भी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी स्टडीज भी हुई हैं जो ये बताती हैं कि अगर आप अंग्रेजी दवाई से अपने बीपी या शुगर को कंट्रोल कर भी रहे हो, तब भी उतने ही टाइम में आपके ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे जो बिना दवाई के हो रहे थे। इसीलिए बीपी शुगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपको बचपन से हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारे खान पान की वजह से, गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। तो उसको ठीक करके हम प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो या शुगर लेवल बढ़े, तो उस समय आप हमसे कांटेक्ट अगर कर लोगे शुरुआत में ही, तो हम आपको सिर्फ खाने पीने की चीजों से ही बता सकते हैं कि आपको बॉडी को कैसे ठीक करना है। इसके अलावा कोई भी इंसान चाहता है कि उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आए ही ना। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने आज बात करी, उनके घर में किसी ना किसी को प्रॉब्लम है पैरालिसिस की, खुद पेशेंट ने बात नहीं करी है। आपके घर में अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो आपको भी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। जितने भी आपके परिवार में प्रॉब्लम है तो आपको वो होने के चांसेस आगे चल के रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें वो बीमारी ना हो, तो आयुर्वेद के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है जिसको हम कहते हैं पंचकर्म। पंचकर्म से हमारी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है, और जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के, वो रिन्यू होना शुरू हो जाते हैं। आप ये समझो, जैसे बचपन में हम वापस से रीग्रो होते हैं ना, जैसे बचपन में हमारी बॉडी में रिकवरी जल्दी जल्दी होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी अंदर से बन जाती है, बच्चे की तरह बॉडी बन जाती है, वापस से रिजुविनेशन होनी शुरू हो जाती है। वो हर लेवल पे होती है, सिर्फ बाहरी लेवल पे नहीं, अंदर के सारे ऑर्गन्स का एजिंग कम हो जाता है। अभी पिछले कुछ टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ डॉक्टर्स ने, जहां पे उन्होंने पहले अपनी एजिंग चेक करी। अभी बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं जिनमें आपको पता चल जाता है कि आपके ऑर्गन्स की, आपकी बॉडी की इस समय एज कितनी है। जो हमारी एक बायोलॉजिकल एज चल रही है, उसके अलावा हमने खान पीन अच्छा नहीं रखा तो हमारी एजिंग बढ़ जाएगी, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की एज बढ़ जाएगी, अंग की एज बढ़ जाएगी। तो वो क्या करा उन्होंने, पहले अपना ऑर्गन्स का एज चेक किया, उसके बाद पंचकर्म करवाया और वापस से एज चेक किया, तो वो एज कम हो गई। हार्ट की एज जो बढ़ी हुई थी वो कम हो गई, किडनी की एज उनकी कुछ परसेंट कम हो गई, स्किन की एज उनकी धीरे धीरे करके कम हो गई, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ ऑर्गन्स है जिनकी एज उनकी कम हो गई। तो हम एजिंग को वापस कर रहे हैं, बच्चे की तरह अपनी बॉडी को बना रहे हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप पूरी तरह से पंचकर्म को फॉलो करोगे। पंचकर्म में पूर्व कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है, पश्चात कर्म होता है। पूर्व कर्म में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तैयार करना है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन होगी और साथ में सेलुलर रिजुविनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
प्रधान क्रम में ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा सेल के नए बनने का। पश्चात क्रम में जो नए सेल आपके बनने का प्रोसेस शुरू हुआ है उसको हम बढ़ाते रहते हैं, मतलब वो सही रहेगा। 120 दिन एटलीस्ट लगते हैं बॉडी को पूरी तरह से रिजुविनेट होने में, पूरी तरह से रिन्यू होने में। तो जब आपने प्रधान क्रम करा लिया, हॉस्पिटल में आके अपना डिटॉक्सिफिकेशन करा लिया, रिजुविनेशन का प्रोसेस शुरू करा लिया, उसके बाद 120 दिन तक आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, वो डाइट जो शरीर के अंदर नए सेल बनाने में आपको सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो हमने समझी। आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या फिर होने वाली है, आपको ऐसा लगता है आपकी बॉडी आपको सिम्टम दिखा रही है, जैसे कई लोगों का डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है, खाना खाने के बाद डकार आ रहे हैं या अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला रहता है, तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि अब आपको बॉडी का सर्विस करा लेना चाहिए। जैसे हम कार की सर्विस कराते हैं, स्कूटर की सर्विस कराते हैं, कंटिन्यूअसली उसको चला नहीं सकते ना, अगर हमने सर्विस कराई तभी वो अच्छे से चलेगा। वैसे ही हमारे शरीर की भी हमें सर्विस कराने की जरूरत रहती है। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। हम आपको परमिशन दे रहे हैं माइक अनम्यूट करने का। योगिता गर्ग जी, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी और को भी दे दो, शायद उनको है ना? खुशनुमा जी और योगिता गर्ग जी दोनों को हमने परमिशन दिया। खुशनुमा जी, आई कैन सी आपने माइक अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मुझे एक्चुअली में ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। स्टेज 1 है। जी हाँ, तो मेरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है, हिम से थेरेपी वगैरह भी मैंने कराई है। ठीक है। बट मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे जो वेन्स होती है ना वो मेरे चढ़ जाती हैं। ठीक है। वेन में मेरे बहुत दर्द होता है, हाँ हाथों की पूरी स्वेलिंग आ जाती है, जैसे कि वीगो या इंजेक्शन लगता है ना नस में, तो उस जी जी तरीके से पूरी स्वेल हो जाती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, पूरी ब्लैक हो जाती है। इसी तरह पैर की हो जाती है, कभी कमर की हो जाती है, चल नहीं पाते हैं, झुक नहीं पाते हैं। ये सब ठीक। प्रॉब्लम मैम बहुत आ रही है। और स्किन पे ना ऐसे ब्रेस्ट पे या नेक पे कहीं पर भी ऐसे छूने से भी पेन होता है, जैसे नहीं मांस में दर्द होता है। जी, कितने समय से हो रहा है ये दर्द, कितने समय से बढ़ा है? मैम ये करीब मेरे 1 महीने से है। अब हम ऐसे ही एलोपैथिक दवाई लाते हैं, खा ले रहे हैं, तो कम हो जा रहा है, और फिर मेरे 2 दिन से बहुत ज्यादा ही नहीं दर्द, नहीं मतलब नहीं, छूने नहीं से भी लेनी मैम, दर्द। एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी आपने। देखो, दो जी तीन चीजें हो सकती है। पहली बात, बॉडी में विटामिन्स की या मिनरल्स की कमी हो सकती है। जैसे मैग्नीशियम जब कम होता है बॉडी के अंदर, कैल्शियम कम होता है, विटामिन डी कम होता है, तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होती है। ठीक है, तो एक तो अच्छा। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो जी उसको पूरा करना पड़ेगा। और जो चीज आपने एक और बोली, उसके लिए तो हमें पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे कि आपको वेन्स दिखती हैं कि वो बढ़ रही है एकदम से, है ना, जी, सूज रही है। एकदम से जैसे क्रैक होती हुई हमें दिखती है, एकदम रेड रेड हो जाती हैं। हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है, अचानक से होने लगता है, बहुत ये दर्द होता है। हाँ, ये कॉमन चीज नहीं है। थ्रोम्बस भी हो सकता है कि वेन्स के अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। जैसे आपने जी देखा होगा, कुछ लोगों को वेरिकोस वेन हो जाता है टांगों के अंदर, उनकी वेन प्रोमिनेंट हो जाती है ना, दिखने जी लग जाती है, नीली नीली करके दिखने लग जाती है। तो उनके जी केस में तो क्या होता है, अंदर से जो हमारी वेन्स है वो कमजोर हो जाती है। कमजोर होने की वजह से वेन के अंदर वेल्व होते हैं, इस तरह के जी वेल्व होते हैं, वो वापस ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही है ना। जी तो जी जब आर्टरीज होती है, आर्टरीज तो सीधा लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से, तो हार्ट आपका पंप कर रहा है और वो लेके जा रही है। वेन्स के पास ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं होता, इसलिए वहां पे वेल्व होते हैं। अगर हमारे जी वेल्व कमजोर हो जाएं किसी भी वजह से, तो क्या होता है, ब्लड वो पूरी तरह से नहीं ले जा पाती, तो कई बार वो वहीं पे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जी जी इसके पीछे रीजन होते हैं अलग अलग, वो हमें एक बार देखने पड़ेंगे। इसके लिए कलर डॉपलर का भी टेस्ट होता है। पहले आप मुझे एक बार अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए, और सारी प्रॉब्लम जो है हम आपको एक मैसेज करके यहाँ से हम आपको मैसेज करेंगे हेलो का। आपने हमसे अपॉइंटमेंट लेनी है वीडियो कंसल्टेशन की। वीडियो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट के बाद में हम आपको कुछ चीजें पूछेंगे, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगवाएंगे और कुछ टेस्ट कराने के लिए यहाँ से देंगे। सारी चीजें जी समझ के, पेन किलर मत खाइए अगर आपको पहले से कैंसर है। ठीक है, जी हाँ। तो ये और बताइए, मैम एक चीज और पूछना था। उसमें क्या लिखा हुआ है आपकी रिपोर्ट के अंदर? जी, किसमें? जो आपकी रिपोर्ट है, बायोप्सी कराई थी ना आपने? नहीं, बायोप्सी मैंने नहीं कराई है एक्चुअली। मैं अच्छा, मुझे मेरा स्कैन हुआ था तो उसमें ही कंफर्म कर दिया था। मेरे ठीक है। नॉट्स हैं 3.9 × 9 mm के ठीक है। ब्रेस्ट में, राइट साइड में, तो मल्टीपल हैं, क्लॉकवाइज हैं। तो ठीक है। ऑपरेट के लिए बोला नहीं था, मैंने पीजीआई में पहले दिखाया था।
ओके उसके जी। बाद में फिर मेरे बाबा हैं, उन्होंने बताया था हिम्स के बारे में। उसमें उसमें तो लिखा क्या है, जो आपकी रिपोर्ट है उसमें एग्जैक्ट टर्म क्या लिखी हुई है? कार्सिनोमा लिखा है, एडिनो कार्सिनोमा या कुछ? कुछ एडिनोमा कुछ करके ऐसे लिखा हुआ है। एडिनोमा लिखा हुआ है, जी ठीक है। जी एडिनोमा है, इसका मतलब है कि ब्रेस्ट में जो ग्लैंड रहता है वहां से जी। शुरू हुआ है ट्यूमर आपका। ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ जी, जी कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हम एक बार आपसे कम्युनिकेट करके सारी रिपोर्ट्स मंगवा लेते हैं। कोई भी दवाई अगर आप हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो मैम, कोई भी अंग्रेजी दवाई आपने हमसे बिना पूछे नहीं लेनी है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, हम जी। आपको खुद एक बताएंगे। चीज और ये पूछना था कि जब मैंने थेरेपी कराई थी, एडमिट थी मैं, और हाँ वहां से दवाई ली, तो मैम ने तो ये पीजीआई की जैसे हमने जब दिखाया था तो हमने दवाई बंद कर दी थी एलोपैथिक की। ठीक है। उसके बाद हम आयुर्वेद में चले गए, और आयुर्वेद में जाने के बाद जब मेरी थेरेपी चल रही थी तो मैंने उनको बताया था कि मेरी दवाई पीजीआई मैंने सारी बंद कर दी एलोपैथिक की, सिर्फ इसी पे ही है। तो हाँ उन्होंने बोला कि नहीं, वो दवाई नहीं बंद करनी है, वो दवाई तो आपको कंटिन्यू करनी है, ये सपोर्ट में मैं लेके समझ चलना है, और हाँ दवाई नहीं बंद करनी है। तो मैं पीजीआई की भी दवाई खा रही हूँ, वो भी खा रही हूँ। हाँ मैं समझ गई। तो होता क्या है बेसिकली कि कुछ दवाइयां होती हैं जो नेसेसरी होती हैं, जैसे आपने बोला पेन की दवाई, तो पेन जी किलर हम लेते हैं क्योंकि पेन किलर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट डालता है बॉडी के जी ऊपर। ठीक है। जी। और ये अननेसेसरी है, हम पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, अननेसेसरी हम्म, मेडिसिन नहीं लेनी है हमने। बहुत ही ज्यादा जरूरत है किसी मेडिसिन की तो वो चलती है, वो भी हम धीरे धीरे करके कम करा देते हैं, वो आपकी कंटिन्यूसली अच्छा नहीं चलेगी। ठीक है। आप एक अच्छा। काम, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डालो, हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट है यहाँ पे, डॉक्टर्स की टीम पूरी जी बैठी हुई है, तो वहां पे जी उनको आपका नंबर दिया जाएगा, वो आपसे पूरी बात करेंगे, सीनियर डॉक्टर रहते हैं इधर। ठीक है। जी तो वो आपकी मेडिसिन भी आगे जो बंद करानी है वो करवाएंगे, और आपको अभी कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, कौन कौन सी दवाइयां आयुर्वेदिक शुरू करनी है वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। और मुझे एक चीज बताओ, जब आपने टेस्ट करवाया था तो उसमें ये तो नहीं पता चला था कि आपका ये जो कैंसर है या फिर इन्फेक्शन है वो लिम्फ नोड में फैलना शुरू हो गया है? एग्जिट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा ओके, कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। बहुत अच्छी बात है। अगर लिम्फ नोड में नहीं फैल रहा है तो हमारे पास चांसेस हैं इसको रिकवर करने के जल्दी। ठीक है। जी ऐसा नहीं है। ठीक है मैम, ओके जी, नमस्कार, आप नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। कौन नेक्स्ट? हेलो। योगिता। हाँ जी हेलो। योगिता जी, नमस्कार। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। राधे राधे। राधे मैम राधे। ये मेरी मॉम है, उनको 2023 दिसंबर 2023 को पैरालिसिस का अटैक हुआ था ठीक है लेफ्ट जी। साइड में। हाँ हाँ। और उनको मीन्स फिजियो भी कराया था। जी और काफी कुछ मीन्स थोड़ा बहुत चलने लग गई थी सपोर्ट के साथ, मतलब पापा जी। को पकड़ के, मेरे भाई को पकड़ के चल लेती थी, और वॉशरूम वॉशरूम जाती थी। हाँ जी। थोड़ा इतना ही हुआ, मीन्स मुझे लगता है ये 5-6 महीने ही ट्रीटमेंट चला हाँ फिजियो हाँ। का। और ठीक फिर है। उनको थोड़ा चार्जेस ज्यादा लगने लगा मेरे भाई भाई को, तो उन्होंने बंद करा दिया। तो ठीक है। ठीक है, वो चलने लगी थी पकड़ के, हम्म। लेकिन आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। और अब है ना, मुझे लगता है 3-4 महीने से उन्होंने टोटली चलना ही बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? मैम फिजियोथेरेपी में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो मैं बात कर रही थी ना, वही को हाँ। एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अगर वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई है, अब क्या हो रहा है, जब हम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, तो वो उसके ऊपर काम कर रहा है, साइनेप्सिस को वापस से काम पे लगा रहा है, एक्सोनल स्प्राउटिंग कर रहा है। लेकिन अगर हमने बीच में छोड़ दिया तो वो सिग्नल्स रुक गए। तो ओके। फिजियोथेरेपी अगर आप घर पे, अगर आप प्रोफेशनल नहीं करा सकते हो, आप घर पे भी कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे स्टेप होते हैं फिजियोथेरेपी के। मैं एक तो आपको चार्ट भेज दूंगी, आप एक तो अपना नंबर डाल दीजिए, कुछ चीजें जो आप। डाला हुआ है। अच्छा। नहीं, एक बार फिर से आपको डालना पड़ेगा, जिसमें आपका नंबर खुद पे लिख के आपको चार्ट भेज दूंगी, जिसमें जो चीजें आपको हाँ। समझ में नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। और कुछ ओके। मेडिसिन हम देंगे, और हो सकता है तो देखो, अगर आपको ज्यादा लग रहा है प्राइस, आप हमारे हॉस्पिटल में भी आ सकते हो, मैं आपको एक बार चार्जेस ऑन कॉल बता दूंगी। अगर आपको वो भी ज्यादा लगे तो हम किसी जो ये होता है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है, या पंचकर्मा सेंटर हाँ होता जी। है, वहां से भी कुछ समय के लिए कुछ ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ओके। ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, जो भी चीजें आपको जरूरत रहेगी वो सब चीजें बता दूंगी। एक बार आप नंबर डाल दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में, मैं आपका नंबर लिख लेती हूँ। हाँ, मैं डालती हूँ। हाँ। जी। ओके। नमस्कार मैम। हाँ जरूर। अच्छा, एक जी। मिनट और। हाँ मैम, और हाँ भी बोलिए। पूछना था मुझे। अच्छा मैम, ये ना मेरा भी ना बीपीए से 1 महीने से मैं देख रही हूँ, थोड़ा हाई आ रहा है। कभी ठीक कभार है। कम आता है, बीच में कम भी आता है, कभी हाई भी आता है। ये क्यों हाई आ रहा है मेरा इतना बीपी? सो बेसिकली हमारे दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है, या। वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये वेसोप्रेसिन हार्मोन का काम होता है, अभी आपने आर्टरीज की फोटो देखी थी ना,
वो हाँ आर्टरीज जी को अंदर से कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, मतलब संकुचित करने का काम करता है। जब भी वेसोप्रेसिन रिलीज होगा, वेसोप्रेसिन रिलीज होता है अगर तो हम अपना डाइट ठीक नहीं रख रहे, जैसे जिन लोगों का मोटापा ज्यादा होता है उनका वेसोप्रेसिन ज्यादा रिलीज होता है, स्ट्रेस जो ज्यादा लेते हैं उनका वेसोप्रेसिन रिलीज होता है। तो हमें कॉजेटिव फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका कारण क्या है, या फिर बेबी स्ट्रेस ले रही हूँ मैं ज्यादा, बेबी मिनो स्ट्रेस, मम्मा का ही स्ट्रेस थोड़ा हो। ठीक है, आपकी मिनोपॉज तो नहीं चल रहा, एज कितनी है? हाँ एज 50 है मेरी। हाँ, पीरियड्स महीने अभी आ रहे हैं या बंद हो गए? आ रहे हैं, और पीरियड्स के वक्त थोड़ा तकलीफ हो जाती है मुझे ये। ठीक है, अभी भी पीरियड्स अभी गए, आज 7th डे है, तो मुझे आज थोड़ा ऐसे तकलीफ हो रही है, सर्दी वर्दी मैं हो गई है। समझ गई। तो मैम आपको पता है कि आपकी एज 50 है, इस टाइम पे पीरियड्स आने धीरे धीरे करके बंद होने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो प्री मिनोपॉजल सिंड्रोम होती है वो दिखनी शुरू हो जाती है बहुत सारी महिलाओं में, जिसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे। वेसोप्रेसिन भी एक हार्मोन है, तो जो हार्मोन नहीं रिलीज होना वो ही रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब जब आपका घर पे बीपी बढ़े तो हमारे पास एक छोटा सा सॉल्यूशन है उसका। आपने पानी की बाल्टी लेनी है, गर्म पानी की बाल्टी, जिसमें आपके हाँ पैर हाँ। टांगे जो है वो नी तक डूब जाए। उसमें आपने कम से कम आधा घंटा, घर पे आपने स्वेगोमेरोमीटर रखा है, बीपी ऑपरेटर्स रखा हुआ है? नहीं तो एक बीपी ऑपरेटर्स घर पे रख लीजिए, ठीक है? पहले आपने बीपी चेक करना, अगर आपका नहीं नहीं, बीपी है, सॉरी बीपी का वो है मेरे पास, आई एम सो सॉरी, ठीक है, मैंने समझा हाँ, नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पहले बीपी चेक करेंगे, जब आपका बीपी बढ़ा रहेगा, हमने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है, अंग्रेजी मेडिसिन नहीं लेनी है, हमने हाँ नहीं गर्म ली। पानी के अंदर पैर डुबो के रखने हैं। आधे घंटे में आप देखोगे, आधे घंटे में आपका बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये तो है टेम्परेरी सॉल्यूशन, मतलब इंस्टेंट सॉल्यूशन। दूसरा जो ओके। मैंने आपको अभी बताया, आपने डीआईपी डाइट मैं आपको अभी भेजूंगी। डीआईपी डाइट से क्या होता है, अब ब्लड वेसल जो हमारी इकट्ठी हो रही थी, संकुचित हो रही थी, अगर हमें चाहिए कि हमारा परमानेंट बीपी ना बढ़ जाए, अब ब्लड वेसल जो होती है ना वो बहुत ही इलास्टिक होती हैं, जब भी वो हाँ इलास्टिसिटी अपना लूज कर देती है तो एक इंसान का पूरी तरह से बीपी बढ़ना ही शुरू हो जाता है, फिर वो कंट्रोल नहीं होता, फिर उसका स्ट्रेस से कोई रिलेशन नहीं रहता। अभी शुरू शुरू में तो स्ट्रेस से रिलेशन होता है, एक बार के लिए पूरी ओके। तरह से हाइपरटेंशन में हम चले जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्लड वेसल इलास्टिक ही रहे, इलास्टिसिटी उसकी लूज ना हो, तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट अपने डाइट के अंदर बढ़ाना पड़ेगा, जिससे अंदर से वो रिन्यू हो जाए, रिपेयर हो जाए। तो मैं आपको डाइट चार्ट भेजूंगी, वो आप खाना शुरू करना, फॉलो करना शुरू करना, उससे सही हो जाएगा। आपको ट्रीटमेंट एज सच कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर चाहें तो आप अपना पंचकर्मा करवा सकते हैं 5 से 10 दिन या 7 से 10 दिन का, जिसमें आपकी बॉडी डिटॉक्स भी हो जाएगी। जो आपको मिनोपॉज के सिम्टम आने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे। अगर आपको चिड़चिड़ापन अभी ज्यादा लगता है, या आपको हॉट फ्लैशेस दिखने शुरू हो गए हैं, पसीना आना शुरू हो गया है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वेट कम ज्यादा हो रहा है, वो सारी चीजें आपकी हो। नहीं ऐसा सही बोलूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं, मैं ज्यादा टचवुड बीमार भी नहीं पड़ती हूँ, बहुत लेकिन अच्छी बात है थोड़ा जी। पीरियड्स के वक्त ही थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभार। नहीं नहीं, बिल्कुल ये नॉर्मल चीज है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं। मेनार्की के टाइम पे जब महीने शुरू होते हैं तब भी बहुत सारी महिलाओं के बॉडी में होते हैं, और जब महीने बंद होने वाले होते हैं उस समय भी बॉडी कुछ चेंजेस दिखाती है। तो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, कंप्लीटली नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई, खाने में चेंजेस और जो हॉट वाटर इमर्शन वाली थेरेपी है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, पानी वाली थेरेपी, वो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा कुछ समय तक। जरूर जरूर मैम। और मैम मतलब मुझे बीपी का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, मुझे थोड़ा ऐसे बिल्कुल भी लग रहा, नहीं। क्योंकि मुझे ना, मैं मेरे कब डाइट में भी मुझे लगता है मैं तेल वेल का भी कुछ खाती नहीं, सिंपल सा फूड खाती हूँ, अगर वो भी रॉन्ग है तो मुझे डाइट प्लान चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा फूड गलत नहीं होता है, सिर्फ खाने को खाने का तरीका अलग होता है। आयुर्वेद में हम ये चीज बता देते हैं कि कब किस समय पर आपको खाना चाहिए। जैसे फ्रूट किस समय पे आपको ज्यादा डाइजेस्ट होंगे, वेजिटेबल किस समय पे आपको ज्यादा डाइजेस्ट होगी। हमें सिर्फ खाना खाना मैटर नहीं करता, वो चीजों को शरीर तक पहुंचाना मैटर करता है। तो वो मैं आपको या प्रॉपर टाइम के हिसाब से डाइट चार्ट भेज दूंगी, वो आप फॉलो कीजिएगा, आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगी मैम, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। मैंने आपको मेरा नंबर भेजा है, मैं उसमें मैंने डाइट आपको प्लान हेलो का मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, उस पे आप मुझे भेज दीजिएगा सारी चीजें। ओके जरूर। ओके थैंक जी, यू। हाँ नमस्कार। हाँ। ओके, तो आज का हमारा जो वेबिनार था वो पैरालिसिस के ऊपर था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर था। आपने पैरालिसिस से रिलेटेड चीजें समझी होंगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो हमारी बॉडी का खुद का एबिलिटी होता है सेल्फ फीलिंग का, उससे रिलेटेड चीजें सीखी होंगी। आपने वीडियोस भी देखी कि कैसे हम अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप हमारे हॉस्पिटल में कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो नंबर मैंने आपको बताया टोल फ्री नंबर, उस पर आप कभी भी कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं।
हिंदुस्तान में हमारे 120 से ज्यादा सेंटर हैं। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके अपने नजदीकी सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे आप अपना पिन कोड दीजिए, पिन कोड सबसे अच्छा चीज रहता है। आपके सबसे नजदीक वाला सेंटर हम सर्च करके आपको प्रॉपर बता देंगे, उसकी लोकेशन, गूगल मैप, जो भी चीजें आपको चाहिए रहेंगी। और वीडियो कंसल्टेशन का फैसिलिटी तो हमारे पास होता ही है, तो इसी नंबर पे आप वीडियो कंसल्टेशन के बारे में पूछेंगे कि मेरे को वीडियो कंसल्टेशन करनी, मैं अभी आ नहीं सकता, तो हम पहले आपकी वीडियो कंसल्टेशन करा देंगे। आज हमारे 2 और वेबिनार्स हैं, इसके बाद 1 बजे और दूसरा 4 बजे। आप में से जितने भी लोगों को उस वेबिनार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।